Everyone. I hope and I believe you all are fit and fine and working hard to meet your goal. So this is the third lecture, third episode of our बिहार स्पेशल सीरीज जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न बिहार यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री रही है बिहार की उस चीज के बारे में और इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें हो रही थी बिहार के अंदर पैरेलली क्या क्या चीजें चल रही थी वो हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारा बैटल ऑफ प्लासी है वहां से लेकर के बैटल ऑफ बक्सर तक। देन हम देखेंगे कैसे यूरोपियन कंपनीज भारत में आती हैं और कैसे अपने आप को स्टेब्लिश करती हैं। बिहार के अंदर कैसे आती है इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। इस लेक्चर को अगर आप देखते हैं तो आप बेसिकली क्या क्या चीजें सीख पाओगे उस चीज के बारे में जरा हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि साल 1707 यानी कि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और मुगल का जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर आप देखोगे कि कैसे 1740 जब अलीवर्दी खान जो है वो पावर में आता है तो कैसे उसने मराठा अटैक्स को फेल करता है और कैसे जो बंगाल वाला रीजन है इसको ये एक अलग ही लेवल पर लेकर के चला जाता है। फिर आती है साल 1764 यानी कि 1764 जहां पर हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ये एक ऐसा बैटल होता है जहां पर अंग्रेज जो है वो काफी बुरी तरीके से इंडियंस पावर को हरा देते हैं। एंड इसके बाद से कहा जाता है कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं इनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। फिर हम बात करते हैं 1765 टू 1772 कैसे बिहार के अंदर जो डुअल गवर्नमेंट है बिहार यानी कि बंगाल के अंदर। तो याद रखना कि बंगाल के अंदर कैसे जो डुअल गवर्नमेंट है वो आती है और कैसे नवाब और कंपनी दोनों मिलकर के शासन को चलाते हैं। फिर हम उसके बाद बात करेंगे 1717 यानी कि 1717 का जहां पर हम बात करेंगे मुर्शीद कुली खान का। मुर्शीद कुली खान कौन है? तो आप देखोगे कि ये मुर्शीद कुली खान जो है ये वही पर्सन है जो आपको अभी देखने को मिलेगा कुछ टाइम के बाद जहां पर हम बात करेंगे कि बंगाल कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, मुर्शीद कुली खान का उसके अंदर क्या रोल रहा इस चीज के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जहां पर आप देखोगे कि कैसे जो ब्रिटिश हैं उन्होंने क्या किया, कंट्रोल कर लिया बंगाल के ऊपर। एंड बाकी 1765 इलाहाबाद ट्रीटी हो गया। वॉरेन हेस्टिंग जो आपके आते हैं 1772 के अंदर उन्होंने डुअल गवर्नमेंट को कैसे एबॉलिश कर दिया। तो इस हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट भी इसी वीडियो के अंदर मैं कंबाइन कर दूंगा जहां पर हम और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे यानी कि कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री जो बिहार की है दैट विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। तो हो सकता है वीडियो 1 घंटे 20 मिनट 30 मिनट की भी हो बट ऑल द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम उसे डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि बीपीएससी एग्जाम के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीवाईक्यू के बेसिस पे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ताकि आपका फोकस उस पर बना रह सके। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं बंगाल की, है ना। देखो बंगाल जो है आज का बंगाल और उस टाइम का बंगाल ये दोनों अलग अलग है क्योंकि सभी को पता है कि बंगाल जो है वो पहले बिहार उड़ीसा झारखंड और बंगाल सबको कंबाइन करके बोला जाता था बंगाल। तो उस बंगाल के अंदर हम बात करते हैं कि आखिर बंगाल इतना रिचेस्ट इतना ज्यादा सुप्रीम कैसे हो गया। क्योंकि अगर आप देखोगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तो अंग्रेजों के खिलाफ यानी कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ पर्सन्स हैं जिन्होंने रिवोल्ट करा है मोस्टली वो बंगाल से आते हैं। तो आखिर बंगाल ही इतना ज्यादा रिचेस्ट क्यों रहा, इतना ज्यादा चीजें बंगाल से ही क्यों स्टार्ट हुए, उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं, है ना। और ऐसा क्या हुआ कि यूरोपियन कंपनी जो हैं वो बंगाल गई, बंगाल के अंदर उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी एंड वहां से ट्रेड स्टार्ट करी। इसके पीछे के कुछ रीजन है, उन रीजन को सबसे पहले हम समझते हैं। देखो अगर आप देखोगे तो जो बंगाल वाला रीजन है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो बंगाल वाला रीजन है इसमें सिर्फ बंगाल नहीं आता, बंगाल के अलावा आपका आता है बिहार, बिहार के अलावा आता है उड़ीसा और कुछ पार्ट आपके उत्तर प्रदेश के भी आते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट फर्टाइल रीजन है क्योंकि यहाँ पर जो गंगा और यमुना रिवर है वो क्या करती हैं, दुआब बनाती हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल है और यहाँ पर फार्मिंग काफी अच्छी होती है। तो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से यूरोपियन कंपनीज बंगाल के अंदर आना स्टार्ट करती हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं यानी कि बंगाल के अंदर जो उस समय पर आबादी रहती थी वो प्रॉस्परस थी, मतलब कि धनी थे, उनके पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी, पैसे ज्यादा थे, रिसोर्सेस उनके पास ज्यादा थे। सो दैट इज द थिंग जिसके वजह से यूरोपियन जो है वो बंगाल के अंदर आना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं सी ट्रेड का एडवांटेज। अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे देन यू विल सी कि इंडिया जो है वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड इधर बंगाल से क्या है कि आपके पास सी का एक रास्ता मिल जाता है, समुद्र का रास्ता मिल जाता है जिसकी वजह से आप अपने एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को काफी इजीली कर सकते हो। तो दैट आर द रीजंस जिसके वजह से क्या होता है कि जो आपकी यूरोपियन कंपनीज हैं वो बंगाल में आना चाहती हैं।
अब देखो बंगाल में जब ये आना चाहती है ना, तो बंगाल के अंदर रूल किसका होता है, देन यू विल सी एक पर्सन होता है दैट इज अली वर्दी खान। जो अली वर्दी खान होता है 1740 के अंदर ये बंगाल को रूल कर रहा होता है। और ये बंगाल का जो नवाब है वो बन जाता है 1740 में। और ये काफी ज्यादा स्किल्ड होता है, काफी ज्यादा कैपेबल रूलर होता है। इसने ना अंग्रेजों को काफी अच्छे से एनालिसिस किया था, और अंग्रेजों के बारे में इसने एक स्टेटमेंट दी थी, जो स्टेटमेंट आपकी बीपीएससी में पूछी गई है। वो क्या पूछते हैं, उसमें बीपीएससी में पूछा गया था कि ऐसा जो स्टेटमेंट था वो किसके द्वारा दिया गया था। स्टेटमेंट ये है कि इफ यू डोंट डिस्टर्ब देम, यदि तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, यू विल गिव यू हनी, मतलब दे विल गिव यू हनी, अगर तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते तो वो जो है आपको हनी देंगे। बट इफ यू डिस्टर्ब, अगर तुमने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया तो दे विल स्टिंग, वो तुम्हें क्या करेंगे, स्टिंग करेंगे, और स्टिंग करके तुम्हें मार देंगे। ये बात किसके बारे में कही जा रही है, तो ध्यान रखना, ये बात कही जा रही है अंग्रेजों के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में। तो अली वर्दी खान ने ब्रिटिशर्स के बारे में ये कहा था कि ब्रिटिशर्स ना एक तरीके का मधुमक्खी जो देख रहा है उसी तरीके से है। अगर तुम ब्रिटिशर्स को नहीं छेड़ोगे, जैसा वो कर रहे हैं करने दोगे, तो वो तुम्हें शहद देंगे, बिल्कुल एक बी की तरह, एक मधुमक्खी की तरह। लेकिन जैसे ही तुमने उन्हें छेड़ दिया, वो तुम्हें डंक मार के क्या करेंगे, मधुमक्खी की तरह मार डालेंगे। तो इस तरीके की स्टेटमेंट अली वर्दी खान ने दी थी, जिससे पता लगता है कि उसने अंग्रेजों को काफी अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया था, इसलिए इसे कैपेबल और हाईली स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर भी माना जाता है बंगाल के अंदर। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर बंगाल के नवाबों का सीक्वेंस क्या रहा, क्योंकि कई बार अगर आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी एग्जाम के अंदर देखोगे तो इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि पहले कौन थे, फिर उसके बाद ऐसे जो टाइमलाइन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बार आप मुझे ये बताओ, आपको इतना तो समझ में आया ना कि ये जो बंगाल है ये उस समय पर रिचेस्ट क्यों था, और ये जो बंगाल है इसके अंदर ही यूरोपियन कंपनीज क्यों आना चाहती थी। इसके पीछे का रीजन था क्योंकि ये एरिया सबसे ज्यादा फर्टाइल था, हाईली प्रॉस्परस एरिया था, और समुद्र के रास्ते यहाँ से होकर के जाते थे। अलीवर्दी खान ने इस चीज को एनालिसिस करके बताया था कि जो अंग्रेज हैं वो एक मधुमक्खी की तरह हैं, अगर तुम उन्हें छेड़ देते हो तो तुम्हें डंक मारते हैं, और अगर नहीं छेड़ते हो तो तुम्हें वो खाने के लिए शहद देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर जो ये बंगाल के नवाब हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उन बंगाल के नवाबों का जो सीक्वेंस है वो क्या है ना। तो बंगाल के नवाबों का सीक्वेंस यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखोगे 1717 से लेकर के 1727 तक। तो 1717 से 1727 तक एक पर्सन होता है दैट इज मुर्शीद कुली खान। और ये क्या करता है, बंगाल को मुगल ऑटोनॉमी से फ्री करता है ना। तो याद रखना कि जो मुर्शीद कुली खान है ये मुगल से अपने इस बंगाल को क्या करता है, ऑटोमेनस होकर के फ्री करता है, और अपने आप को एक स्टेट के रूप में डिक्लेयर करता है अंडर द मुर्शीद कुली खान। अब इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद आता है 1727 में सुजाउदौला। कौन आता है, सुजाउदौला या फिर सुजाउद्दीन इसको बोलते हैं। तो याद रखना कि सुजाउद्दीन जो है ये आपका आता है 1727 और रहता है 1739 से। और इसको कौन हरा देता है, अली वर्दी खान जो है उसको हरा देता है। तो अब कौन आएगा, तो 1740 में अगर आप देखोगे तो हियर इज द पर्सन दैट इज अली वर्दी खान, जिसके बारे में अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, वो आएगा। फिर इसके बाद अली वर्दी खान के बाद जो इसका ग्रैंडसन है, अली वर्दी खान का ग्रैंडसन कौन है, दैट इज सिराजुद्दीन दौला, है ना। तो जो सिराजुद्दीन दौला है वो आएगा, और इसके बारे में हमें काफी ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ये ग्रैंडसन होता है अली वर्दी खान का, और इसी के टाइम पर बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हुई थी, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। फिर अब देखो सुजाउदौला के बाद ना आता है कौन, मीर जाफर। अब ये मीर जाफर कैसे राजा बनता है इसकी भी कहानी मैं बताऊंगा। याद रखना ये पपेट रूलर हुआ करता था, और ये ब्रिटिश के सपोर्ट से ही क्या हुआ था, नवाब बना था बंगाल का। फिर आती है 1760 से लेकर के 63 तक, जहां पर मीर कासिम हमें देखने को मिलता है, जो कि कैपेबल भी था और इंडिपेंडेंट भी था, वो अंग्रेजों से नहीं डरता था। तभी बैटल ऑफ बक्सर होता है जहां पर ये लोग हार जाते हैं, और वापस से 1763 के अंदर क्या किया जाता है, मीर जाफर को रूलर बना दिया जाता है। और बाद में ब्रिटिश जो है उसे हटा करके और खुद ब खुद क्या करते हैं, बंगाल को देखने लग जाते हैं। तो ये है वो सीक्वेंस जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, फटाफट से ध्यान देंगे कि 1717 में मुर्शीद कुली खान जो है वो बंगाल का नवाब बनता है। 1727 में जो सुजाउद्दीन है वो बनता है। अली वर्दी खान 1740 में बनता है, और सिराजुद्दौला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना कि ये ग्रैंडसन है अली वर्दी खान का, और 1756 में ये राजा बनता है। फिर हम बात करते हैं 1757 की, जहां पर मीर जाफर आता है, 1760 मीर कासिम आता है, 1763 से 1765 में वापस से मीर जाफर आता है। तो इनके सीक्वेंस को याद करने की एक ट्रिक यहाँ पर भी है कि MSS ASMM,
जैसे मसम करके याद रख सकते हो, मौसम वगैरह से ट्रिक है, इसको आप याद करके रख सकते हैं। अब हम ना एक-एक के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर कौन-कौन से क्लेसेस होते हैं, उनकी ज़रा हम बात करते हैं ना। तो बंगाल के अंदर हुए क्लेसेस के बारे में जब आप बात करोगे, डील करोगे, तो आपको क्या पता लगेगा, ज़रा उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश। अब ये जो आपका सिराजुद्दौला है और ब्रिटिश है, ये आपस में कैसे लड़ रहे हैं, इस चीज़ की ज़रा हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स है, सिराजुद्दौला के बारे में अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पर बताया था 1756 से 1757 में। तो अब यहाँ पर देखो ये जो सिराजुद्दौला है और ब्रिटिशर्स हैं, इनके बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, इसके पीछे का ट्रिगर पॉइंट क्या है, इस चीज को जरा समझते हैं। देखो अली वर्दी खान के मृत्यु के बाद, क्योंकि अली वर्दी खान 1756 में मर गया, तो उसका जो ग्रैंडसन था दैट वाज सिराजुद्दौला, वो क्या होता है यहाँ पर नवाब बनता है। अब ये जो सिराजुद्दौला है, ये ब्रिटिश की फैक्ट्री जो कलकत्ता के अंदर होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब ये जो ब्रिटिश की फैक्ट्री है कलकत्ता के अंदर, उसके ऊपर जब ये अटैक करता है, तो होता क्या है कि इसके बारे में हम जानते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से। तो ये जो कलकत्ता की फैक्ट्री होती है जिस पे ये अटैक करता है, इसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी। याद रखना ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई कब थी, तो 20 जून 1756, गर्मी का महीना था, 1756 साल था जब ये ट्रेजेडी हुई थी। इसके अंदर कहा जाता है कि एक कंट्रोवर्शियल इवेंट है जहां पर ब्रिटिश प्रिजनर को, मतलब कि जो भी ब्रिटिशर्स वहां पर काम कर रहे थे, क्योंकि फैक्ट्री इलीगल काम कर रही थी, इलीगली वहां पे ऑपरेट हो रही थी, तो ये राजा था सिराजुद्दौला, तो ये तो रोकेगा। तो इलीगल फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को इसने एक बड़े ही छोटे से कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया, जहां पर एक छोटी सी छेद हुआ करती थी जिससे कि अंदर रोशनी आ रही थी। तो कहते हैं कि सफोकेशन की वजह से बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो उसके अंदर मर गए, उनकी डेथ हो गई। सो दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से हम इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। और इस ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से ही जो सिराजुद्दौला है और ब्रिटिशर्स हैं, उनमें आपस में हो जाती है लड़ाई। अब होता क्या है यहाँ पर ध्यान रखना कि अब ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, जहाँ पर ब्रिटिशर्स को जेल में पकड़ के, जेल भी नहीं कह सकते, एक रूम में पकड़ के रख दिया जाता है। रूम की साइज काफी छोटी होती है। सफोकेशन की वजह से कई सारे ब्रिटिशर्स मर जाते हैं। तो इस चीज का बदला लेने के लिए जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये क्या होता है, सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए आता है। तो इन रिस्पॉन्स टू द कलकत्ता अटैक, जो ये कलकत्ता का अटैक हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में जो रॉबर्ट क्लाइव है 1757 के अंदर, वो क्या 1757 के अंदर जो गवर्नर ऑफ बंगाल के पोजीशन पे होता है, वो क्या करता है, इस नवाब के अगेंस्ट, इनके सिराजुद्दौला के अगेंस्ट एक वॉर स्टार्ट करता है, और उस वॉर के अंदर आप देखोगे कि ये सिराजुद्दौला को हरा देता है। लेकिन हराता कैसे है, उस चीज को हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी में। तो अब देखो ये जो लड़ाई हो रही है ना, जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया, जिस लड़ाई में देखा कि अंग्रेजों को क्या किया गया, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जहां पर बहुत सारे अंग्रेजों की डेथ हो गई। तो इसको हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। और इसी ब्लैक होल ट्रेजेडी के अगेंस्ट में जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए आता है। अब इसी युद्ध को हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, यानी कि प्लासी का युद्ध कहते हैं। अब याद रखना कि इसका जो डेट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 23 जून 1757 वॉज द डेट जहां पर प्लासी का युद्ध हुआ था। जो बंगाल का नादिया डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंदर ये लड़ाई हुई थी। और अगर रिवर पूछ ले, तो जो भागीरथी रिवर है, उसी के किनारे ये लड़ाई जो है देखने को मिलती है। इसके अंदर कौन कौन से दो पार्टी आपस में लड़ रहे थे, तो याद रखना कि सिराजुद्दौला और साथ में जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, ये वो दो पार्टी हैं जो आपस में इस युद्ध के अंदर लड़ रहे थे। अब इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहा, इस युद्ध में कैसे किसी ने धोखा दिया किसी पर्सन को, इस चीज की हम बात करते हैं, है ना। अभी आप देख भी रहे होगे कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बैटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीर कासिम वगैरह की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपका बैटल ऑफ प्लासी है, ये तो आपने देख लिया कि सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो रहा है। रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ अब देखो ना, इस बैटल के अंदर होता क्या है कि जो सिराजुद्दौला है वो हार जाता है। सिराजुद्दौला क्या होता है, इस बैटल के अंदर हार जाता है। बट कैन यू इमेजिन, ये एक ऐसा बैटल है जिस बैटल के अंदर राजा की सेना लड़ी ही नहीं, बिना लड़े ही सिराजुद्दौला क्या हो गया, ये बैटल हार गया। अब ये हुआ कैसे, इस चीज को समझो। सबसे पहले तो आप देखो कि जो सिराज का मेन कमांडर था, जो सिराजुद्दौला का मेन कमांडर था, जो इसकी सेना को लीड करता था, दैट वाज मीर जाफर। कौन था वो, मीर जाफर था।
मीर जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया, है ना। उसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ क्या कर ली, एक मीटिंग कर ली, एक डील कर ली, और उस डील में ये कहा गया कि सिराजुद्दौला को तुम हमें दे दो, सिराजुद्दौला को जब हम मार देंगे तो उसके जगह पर हम तुमको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस तरीके के डील के साथ कुछ पैसे और रुपयों के लालच के अंदर जो ये मीर जाफर था, ये क्या हो गया, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर गया, बिट्रेड कर गया। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि मीर जाफर अपने 3500 सोल्जर्स को लेकर के बैटल में पार्टिसिपेट करने जाता है। लेकिन जो ये 3500 सोल्जर्स होते हैं ना, ये बैटल में पार्टिसिपेट करने तो जाते हैं, लेकिन जब लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है तो ये सारे लोग इन द फेवर ऑफ मीर जाफर लड़ने से मना कर देते हैं। कहते हैं अगर हम मीर जाफर के फेवर में हैं, हम सिराजुद्दौला के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब सोच के देखो, राजा खड़ा है ना, राजा के पीछे उसकी 3500 की सेना है और आगे अंग्रेज खड़े हैं। अब राजा किसके भरोसे लड़ेगा, अंग्रेज भी ज्यादा हैं, है ना। तो राजा किसके भरोसे लड़ेगा, अपनी सेना के भरोसे। अब सेना ने लड़ने से ही मना कर दिया, सेना करे कि नहीं हम तो लड़ेंगे ही नहीं। तो इस कंडीशन में हुआ क्या कि जब सेना ने लड़ने से मना कर दिया तो जो सिराजुद्दौला था वो तो बेचारा फंस गया। तो फिर उसने अपनी जान बचाई और वहां से वो भाग गया। तो सिराजुद्दौला भाग के कहाँ पहुंचा, मीर जाफर का जो बेटा था दैट वाज मीरन। तो मीर जाफर का बेटा जो मीरन था उसके पास पहुंचा। अब देखो ये जो मीर जाफर है ये खुद अंग्रेजों से मिला हुआ है, तो क्या इसका बेटा नहीं मिला होगा, इसका बेटा भी उनके साथ मिला हुआ था। जिसकी वजह से मिरन ने क्या किया, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और इसके बाद याद रखना कि जो मीर जाफर है वो पपेट नवाब बना दिया जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ इस बैटल का, इस युद्ध का, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज को देखो। यहाँ पर यह हुआ कि जो मीर जाफर है ये बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। ब्रिटिशर्स को जमींदारी राइट जो है वो बंगाल की दे दी गई। और इसके अलावा जो 1717 है, इसे कहा जाता है कि ये एक ऐसी डेट बनी, बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा युद्ध बना जिसके अंदर ये पता लगा कि ब्रिटिश इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स अब क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे बंगाल को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस कहानी के अंदर, इस बैटल के अंदर बात सिर्फ ये थी जो आपको ध्यान रखनी थी कि आखिर ये लड़ाई स्टार्ट कैसे होगी। मैंने आपको बताया कि सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल था, अली वर्दी खान का वो पोता था, वो क्या करता है, ब्रिटिश फैक्ट्री को बंद कराता है, उनके एम्प्लॉय को पकड़ के एक कमरे में डाल देता है जहां पर सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। डेट है 20 जून 1756 और इस इवेंट को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। यहाँ पर आता है रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस टाइम पर गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। वो क्या करता है, नवाब के अगेंस्ट में लड़ाई करने का हुक्म देता है। वो इस चीज को करता है 23 जून 1757 को, नादिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल, बैंक ऑफ भागीरथी। यहाँ पर पता लगता है कि सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध होता है। मीर जाफर जो कि कमांडर होता है सिराजुद्दौला का, वो सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर जाता है क्योंकि वो सीक्रेट डील कर चुका होता है ऑलरेडी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। मीर जाफर की 35,000 की जो सेना होती है वो लड़ने से मना कर देती है, जिसकी वजह से सिराज को वहां से भागना पड़ता है। और सिराज जो है वो मीर जाफर के बेटे मीरान के पास आता है। मीरान ने सिराज की हत्या कर दी विद द हेल्प ऑफ मोहम्मद बेग, और इसके वजह से मीर जाफर वापस से बंगाल का नवाब बन जाता है। और ब्रिटिश जो है वो जमींदारी राइट प्राप्त कर लेते हैं बंगाल का। और 1757 को हिस्ट्री के अंदर ऐसा देखा जाता है कि इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल पूरे के पूरे बंगाल के ऊपर अब आने लग जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक और पर्सनालिटी की, दैट इज मीर कासिम, है ना। देखो मीर जाफर तो पपेट नवाब था, तो मीर जाफर को हटा करके अंग्रेजों ने क्या किया था, मीर कासिम को नवाब बना दिया था। अब ये जो मीर कासिम है इसने कैसे कैसे काम किए इस चीज को जरा आप देखो। आपको पता लगा इन 1760 ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस मीर जाफर को बोला कि चल तू हट, अब गद्दी पे तू नहीं रहेगा, तेरी जगह पे हम बैठाएंगे मीर कासिम को। तो इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को इन द प्लेस ऑफ मीर जाफर गद्दी पर बैठा दिया बंगाल के। याद रखना मीर कासिम के बारे में कहा जाता है कि ये भी बहुत ज्यादा कैपेबल था, ये अपने आप में प्राउड फील करता था और इंडिपेंडेंट रूलर होना चाहता था। मतलब ये ऐसा रूलर नहीं था जो कि मीर जाफर की तरफ, पपेट रूलर की तरफ काम करे। अंग्रेजों ने मीर कासिम की बहादुरी को देखते हुए, उसकी योग्यता को देखते हुए बना तो दिया, बट ये एक ऐसा रूलर था जो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि यार मैं यहाँ का नवाब हूँ, है ना, मैं यहाँ का नवाब हूँ, राजा हूँ। तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो मेरे मालिक है नहीं, तो जैसे मैं अपने यहाँ के ट्रेडर से पैसा लेता हूँ वैसा ही मैं इनसे भी पैसा लूंगा। तो उसने क्या किया, टैक्सेस जो है ना, टैक्सेस के अंदर सुधार किए, और इसने जो ब्रिटिश ट्रेड हुआ करता था उसके ऊपर भी टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिया और बोला कि देखो अगर इंडियन मर्चेंट टैक्स देते हैं तो तुम्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अंदर आप देखोगे तो टैक्सेस लगा करके जो ब्रिटिश टैक्स ट्रेड है उसको इंडियन मर्चेंट के साथ क्या किया, इसने इक्वलाइज कर दिया। क्योंकि ये पावरफुल था और इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, किसी के अंदर काम नहीं करना चाहता था, तो इसने ब्रिटिशर्स पर ही टैक्स लगा दिया। सोचो वो ब्रिटिशर्स जो इसे खुद नवाब बना के बैठाए हुए हैं बंगाल के अंदर। इसके अलावा इसने क्या किया,
इसके अलावा इसने जो फोर्टिफिकेशन हो रहा था, अंग्रेज जो है बिना परमिशन के फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, उस फोर्टिफिकेशन को इसने क्या कर दिया, रोक दिया। स्टॉप द कंपनीज फ्रॉम इलीगल फोर्टिफाइंग देयर सेटलमेंट, बोला कि भाई तुम अपने सेटलमेंट को बिना मेरे परमिशन के फोर्टिफाई नहीं कर सकते। और इस तरीके से इसने एक और काम जो है वो अंग्रेजों के अगेंस्ट में किया। ये क्यों कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखना, ये मीर जाफर की तरह एक लूजर नहीं है। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर, एक कैपेबल रूलर समझता है। सो ये अंग्रेजों के अंडर नहीं काम करना चाहता, ये चाहता है कि अंग्रेज इसके अंडर काम करे। इसके अलावा इसने देखा कि यार अंग्रेज के पास ना हथियार है, तो अगर कभी हमारी उनसे लड़ाई हो गई तो हमारे पास भी हथियार होने चाहिए। तो इसके लिए वो आर्म्स फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट करता है, कहाँ पर, मुंगेर के अंदर। तो बिहार में अभी भी जाओगे ना तो मुंगेर के अंदर कट्टा बनता है। तो ये जो मुंगेर के अंदर गन पाउडर हो गया या फिर जो गन की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इस चीज के लिए क्या हुआ, यहाँ पर फैक्ट्री को ओपन किया गया। जो पहले बंगाल का जो कैपिटल था वो कहीं और था, और उस चीज को आप देखोगे तो मुर्शिदाबाद था पहले। अगर आप देखोगे ना तो बंगाल का कैपिटल वॉज मुर्शिदाबाद, उसको इसने चेंज करके मुंगेर कर दिया। अब ये कैसे पता है, ये चीज पूछी गई है क्या बीपीएससी में, देन आई विल से डेफिनेटली यस। ये चीज आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछी गई है कि ऐसा कौन सा रूलर है जिसने मुर्शिदाबाद से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया बंगाल के अंदर। तो वो कौन सा था, याद रखना, वो है हमारा मीर कासिम। मीर कासिम ने क्या किया, जो कैपिटल बंगाल की मुर्शिदाबाद हुआ करती थी उसको इसने शिफ्ट कर दिया मुंगेर में। और इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था ना वहां पर मुर्शिदाबाद के अंदर, वो टोटली खत्म हो गया और ये इंडिपेंडेंटली अपने काम को करता रहा। अब जो आर्मी थी, ब्रिटिशर्स आर्मी, वो इसके खिलाफ क्या हो जाती है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसने देखो काम ही ऐसे किए। अब इसको खुद ही ब्रिटिशर्स राजा बना रहे हैं और ये जाकर के उन्हीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, तो ब्रिटिशर्स तो इसके अगेंस्ट जाएंगे ही। तो इसके वजह से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं ना, वो इस मीर कासिम के अगेंस्ट हो जाते हैं और मीर कासिम को हटा करके वो मीर जाफर को राजा बनाना चाहते हैं। और इसी चीज के लिए होता है बैटल ऑफ बक्सर। अब समझ में आया कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों हो रहा है, क्योंकि मीर कासिम को हटाना है। मीर कासिम अंग्रेजों की बात नहीं सुन रहा, और अब अंग्रेज चाहते हैं कि यार हमने ना गलत कर दिया, हमें मीर कासिम को नहीं मीर जाफर को ही राजा बनाना था। क्योंकि मीर जाफर तो ऐसा था कि अगर हम उसको कुछ भी बोलते थे तो वो मानता था, ये तो मान ही नहीं रहा हमारी बात को। तो इस चीज के लिए हमें ये पता लगता है कि जो आपका बैटल ऑफ बक्सर है वो हमारा कराया जाता है किसके किसके बीच में। तो आप देखोगे कि बैटल ऑफ बक्सर जो है ये हमारा होता है मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। लेकिन मीर कासिम अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ता है ना। याद रखना, इस लड़ाई की यानी कि बैटल ऑफ बक्सर की जो डेट होती है वो है 22 अक्टूबर 1764। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के अंदर जो मीर कासिम है वो अकेले लड़ाई नहीं लड़ता। उसको ये पता है कि ब्रिटिशर्स के पास ना बहुत ज्यादा पावर है, पैसा भी है, तो वो मुझे हरा देंगे अगर मैं अकेले लड़ने गया तो। क्या पता ऐसा हो जाए सिराजुद्दौला के जैसा कि अगर मैं लड़ने गया और मेरी आर्मी ही लड़ने से मना कर दे। तो वो क्या करता है ना, इंडियन अलायंस बनाता है ना। इंडियन अलायंस कैसे बनाता है, जैसे कि मीर कासिम हो गया उसके साथ, सुजाउदौला जो कि नवाब का अवध है, जो अवध का नवाब है उसके साथ, और शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर है उसके साथ। तो यहाँ पर जो मीर कासिम है वो क्या करता है, बंगाल के जो पोस्ट होती है उससे उसको हटा दिया जाता है नवाब की पोस्ट से, और उसके जगह पे मीर कासिम को मीर जाफर को बैठा दिया जाता है। तो जो मीर कासिम था, जब इसको हटा करके मीर जाफर को बनाया जाता है, तो भाई इसकी गद्दी गई है तो ये तो लड़ेगा अंग्रेजों से। तो ये अकेले ना लड़के इसने क्या किया, मीर कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम की एक टुकड़ी बनाई, और इन टुकड़ियों को क्या किया गया, ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़वाया गया। अब यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर तीन लोग लड़ रहे हैं। कौन कौन, एक तो लड़ रहा है मीर कासिम, एक लड़ रहा है सुजाउदौला, और एक लड़ रहा है कौन, हमारा शाह आलम टू। अब इनके अगेंस्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके जो कमांडर है जिसका नाम क्या है, मेजर हेक्टर मुनरो, ये लड़ रहा है। इसके अलावा जो बंगाल का गवर्नर है जिसका नाम है वेंसिट्रेट, ये लड़ रहा है। और बंगाल का जो नवाब है दैट इज मीर जाफर, वो भी लड़ रहा है। मतलब तीन लोग इधर से, तीन लोग इधर से। इधर से एक हेक्टर मुनरो कमांडर हो गया, बंगाल का गवर्नर वेस्टिट्रेट, और जो बंगाल का नवाब है दैट इज मीर जाफर, वो क्या कर रहे हैं, इन इंडियन अलायंस के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। अब जब ये लड़ाई होती है तो इसके अंदर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आपको पता लगेगा कि इस रिजल्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है, और जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर हार जाती है। और आप देखोगे कि इस चीज की वजह से जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उससे भी ज्यादा डिसिसिव लॉस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इंडियन अलायंस के लिए, और डिसिसिव विक्ट्री हमें देखने को मिलती है ब्रिटिश आर्मी के लिए। और यहाँ पर जो तीन ग्रेट पावर हुआ करती थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, एक मुगल हो गया,
एक अवध हो गया और एक बंगाल हो गया। ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स इनके ऊपर डायरेक्टली रूल करने लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग ब्रिटिशर्स से हार गए होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर जब लड़ाई हुई, लड़ाई खत्म हुई, जब एक दूसरे से ये दोनों लोग हार गए, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके बीच में ट्रीटी साइन होती है। अब इस ट्रीटी को हम क्या कहते हैं, याद रखना, इस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना? तो इस ट्रीटी के बारे में ध्यान रखना कि जैसे ये लड़ाई खत्म होती है, तो लड़ाई खत्म होने के बाद 1765 के अंदर जो हमारी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो हमें देखने को मिलती है। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंडिया में रिटर्न करता है और वो सेपरेट ट्रीटी साइन करता है अलग अलग लोगों के साथ जो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। सबसे पहली ट्रीटी वो किसके साथ साइन करता है, मुगल एम्परर के साथ, क्योंकि शाह आलम भी तो लड़ रहा था ना। तो शाह आलम जो कि मुगल एम्परर था, उसके साथ ये ट्रीटी साइन करता है 12 अगस्त 1765 को। यहाँ पर क्या करता है, वो ये इसे कहता है कि देखो शाह आलम टू, तुमने मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ा है, तो सबसे पहले तो तुम मुझे अपने यहाँ की दीवानी राइट दे दो, अदरवाइज हम तुम्हें यहाँ से हटा देंगे। तो शाह आलम टू क्या करता है, दीवानी राइट यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन, सोचो बंगाल का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, वो किसको दे दिया जाता है, ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है। मतलब कानून सिर्फ कौन बनाएगा, कानून बनाएगा मुगल, लेकिन पैसे वगैरह जमीन से जो वसूलने होंगे, वो सारे काम कौन करेगा, वो करेगा ब्रिटिश। कंपनी को ये कहा गया कि देखो एम्परर को ना एनुअली पेंशन दे दो 26 लाख रुपए की, और बाकी इससे कुछ काम नहीं करना। कंपनी को बोला गया कि कंपनी सुनो, तुमको 26 लाख रुपए पर साल देगी और तुम्हें सिर्फ अपने पोजीशन पे बैठा रहना है, तुम्हें सिर्फ वो काम करना है जो हम करेंगे। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश एम्परर था उसको यहाँ पर पेंशनियर कर दिया गया, और उससे जो दीवानी राइट है यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का, वो अंग्रेजों द्वारा ले लिया गया फर्स्ट ट्रीटी के अंदर, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर हुई। फिर हमारा आता है सेकंड ट्रीटी, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर हुई, वो हुआ नवाब ऑफ अवध के साथ। तो जो अवध के नवाब थे उनके साथ ये साइन हुआ, जो कि थे हमारे कौन, सुजाउदौला। सुजाउदौला के साथ साइन होते हैं और कहा जाता है कि देखो तुमने हमारे खिलाफ लड़ाई करी है तो हमें नुकसान हुआ है, उस नुकसान का हर्जाना कौन भरेगा, तो तुम भरोगे। और इसके लिए वॉर इंडेमनिटी, मतलब कि लड़ाई के अंदर हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सुजाउदौला से क्या किया, 50 लाख रुपए मांग लिए। देखो ये सिराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला इज द डिफरेंट पर्सन जो कि अभी मर चुका है। ये सुजाउदौला है, और सुजाउदौला जो कि नवाब ऑफ अवध था, इसको भी 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं वॉर इंडेमनिटी के रूप में। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बीपीएससी में क्या पूछा जा सकता है, बिहार के अंदर से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ, जो बिहार के रीजन के अंदर टैक्स कलेक्ट करना हो गया है ना, कंपनी जो टैक्स कलेक्ट करती थी, उस ऑफिसर को हम क्या कहते थे, तो याद रखना कि उस ऑफिसर को हम कहते थे सिताब राय। सिताब राय जो थे वो आपके डिप्टी दीवान थे, पहली बार जिन्होंने क्या किया था, बिहार के अंदर जो टैक्स है वो वसूलना स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिशर्स। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी ऊपर मैंने क्या बताया कि 1765 में जो मुगल एम्परर था, इससे दीवानी राइट ले ली गई और बोला गया कि भाई कलेक्शन ना हम करेंगे रेवेन्यू का। तो भाई रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कोई अधिकारी भी तो रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो डिप्टी दीवान था ना, उस डिप्टी दीवान की पोस्ट को क्रिएट करा गया, और ये डिप्टी दीवान की पोस्ट बिहार में किसको दी गई, तो ये दिया गया सिताब राय को। सिताब राय को अपॉइंट किया गया डिप्टी दीवान, और ये वो पहले पर्सन थे जो कंपनी के द्वारा बिहार में अपॉइंट किए गए थे टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो इनका नाम भी बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं डुअल गवर्नमेंट यानी कि द्वैध शासन बिहार में या फिर बंगाल में कैसे आया, उस चीज के बारे में। देखो जब हम बात करते हैं डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन की, तो इसके बारे में आपको पता लगता है कि इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने इन 1765। अब ये कौन सा है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, है ना। बैटल ऑफ बक्सर जब हो गया था, जहां पर जो इंडियन अलायंस है वो हार गई थी ब्रिटिशर्स से, तो उस टाइम पर जो द्वैध शासन है यानी कि डुअल गवर्नमेंट है, वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया। इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दो हिस्से में बांट दी गई। पहली, एक तो हो गई नवाब की ड्यूटी, यानी कि अगर कोई नवाब है उस एरिया का तो उसका क्या कर्तव्य है, उसकी क्या ड्यूटी है। और दूसरा ये है कि कंपनी के पास कौन कौन से पावर रहेंगे इस चीज के अंदर। तो ये जो डुअल गवर्नेंट था ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर है ना, जो आर्मी को मैनेज करना हो गया, ये सारे काम किसके थे, नवाब की ड्यूटी थी। यानी कि जो बर्डन वाला हिस्सा था जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और पावर भी नहीं था, मनी भी नहीं था, वो सारे के सारे काम किसको दे दिए गए, वो दे दिए गए नवाब को कि भैया सेना तुम रखो, लॉ एंड ऑर्डर तुम मेंटेन करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम देखो। लेकिन पैसे कमाने की जो बारी आएगी, यानी कि टैक्स कलेक्शन जो हो गया वो हम करेंगे, किसी ऑफिसर को अपॉइंट करना है तो वो हम करेंगे, कहीं पर आप
कितना पैसा खर्च करोगे, एक्सपेंडिचर आपका कितना होगा, ये हम कंट्रोल करेंगे। यानी कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो पावर आती है वो अंग्रेजों ने खुद ले ली, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें थी वो अंग्रेजों ने किसको दे दी, वो दे दी हमारे नवाबों को। तो इस तरीके से जो डुअल गवर्नेंट था वो बिहार के अंदर रॉबर्ट क्लाइव लेकर के आता है, जहां पर कंपनी को पावर दिया जाता है और नवाब को ड्यूटी दी जाती है। अब याद रखना कि ये जो बंगाल के अंदर डुअल गवर्नेंट का सिस्टम था, ये 1765 में आया था, लेकिन ये डुअल गवर्नेंट बिहार के अंदर खत्म भी हो गया, बंगाल के अंदर खत्म भी हो गया। कैसे? तो आप देखोगे कि बंगाल के अंदर ये जो हमारा सिस्टम था, इसको वॉरेन हेस्टिंग ने क्या कर दिया, ऑफिशियली अबॉलिश कर दिया इन 1772, यानी कि 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग ने इस द्वैध शासन डुअल गवर्नेंट को खत्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, याद रखना कि ब्रिटिश राइटर जिनका नाम क्या था, परसिविलियर सेपर, उन्होंने इस एरा को, डुअल गवर्नेंट वाले एरा को एरा ऑफ प्लंडर भी कहा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि एरा ऑफ प्लंडर किसके द्वारा कहा गया है, तो एक ब्रिटिश राइटर है, दैट इज परसिवियल सेपर, इनके द्वारा इस चीज को बोला गया है एरा ऑफ प्लंडर, मतलब कि लूट का एरा। याद रखना है इनके नाम को, दैट इज परसेवियल। तो परसेवियल भी अगर याद रखोगे तो इतना एग्जाम में आप क्वेश्चन कर लोगे। फिर हम बात करते हैं यूरोपियन कंपनीज बिहार में कैसे आती हैं, उन चीजों के बारे में। देखो यूरोपियन कंपनीज ना बिहार में कैसे आती हैं, इस चीज के ऊपर जरा हम डिस्कस करते हैं। देखो व्हाई डिड यूरोपियन कम इन बिहार, सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि यूरोपियन बिहार में आखिर आए क्यों। जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि पूरे भारत में ब्रिटिशर्स आए ना, यूरोपियंस ऐसे ही बिहार में भी आए, बिकॉज ऑफ बिहार का रिच रिसोर्स है ना। तो ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, रिच रिसोर्स चाहिए था। और ये जो रिच रिसोर्स है, जैसे पूरे कंट्री के अंदर था और ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, सेम टू सेम इसी तरीके का जो रिच रिसोर्स था वो बिहार के अंदर भी था, और इसी वजह से जो यूरोपियंस है वो बिहार के अंदर भी आते हैं। यहाँ पर जब वो बिहार के अंदर आते हैं तो उनका मेन मोटिव होता है कि जो आपका सॉल्ट पेटर होता है, सॉल्ट पेटर जिसको हम बोलते हैं सोरा, जो कि एक्सप्लोजिव के अंदर यूज होता है, मतलब कि जो बॉम्ब वगैरह होता है ना, उसके अंदर जो बनाना होता है बॉम्ब बनाने के अंदर, तो आप क्या करते हो, सॉल्ट पेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सोरा कहते हैं, वो बिहार में मिलता था। बिहार में कॉटन मिलता था, बिहार में ओपियम और इंडिगो मिलता था। तो ये की ट्रेड आइटम थे जिसके वजह से यूरोपियंस बिहार में आना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली बार कौन सा यूरोपियन जो है वो इंडिया में आया था, बिहार में आया था, उसकी जरा हम बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट यूरोपियन जो हमारे भारत में आए थे, वो थे कौन, पुर्तगीज। कौन थे वो, पुर्तगीज। तो याद रखना पुर्तगीज जो कि फर्स्ट थे हमारे इंडिया के अंदर आने वाले और बिहार के अंदर भी आने वाले। याद रखना कि भारत में जो पुर्तगीज थे वो 1498 में आए थे। कौन आया था, वास्को ड गामा। ठीक है, ये पुर्तगीज थे जो कि हमारे इंडिया के अंदर आए थे, कलिकट जो हमारा बंदरगाह है, पोर्ट है, वहां पर ये आए थे। लेकिन जो आपके ये पुर्तगीज है, ये बिहार में कब आए। देखो इंडिया में तो ये 1498 में आ गए, लेकिन बिहार में कब आए, तो 17th सेंचुरी, यानी कि अराउंड 1605 टू 1610, ये वो टाइम था जब ये बिहार के अंदर एंटर करते हैं। याद रखना कि जब ये बिहार के अंदर आते हैं तो कोई भी अपनी परमानेंट फैक्ट्री बिहार में नहीं बनाते हैं। इनका जो ट्रेड रूट होता है, याद रखना, वो है हमारा हुगली, यानी कि बंगाल से होकर के जाता है। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वो उस टाइम पर एक ही पोर्शन हुआ करते थे, इसलिए जब बंगाल बोलूं तो बाय डिफॉल्ट आप ये समझ जाना कि मैं बिहार की भी बात कर रहा हूँ। तो याद रखना कि इनका जो ट्रेड रूट था वो हुगली से होकर के जाता था, जहां पर ये बोट का इस्तेमाल करते थे गंगा रिवर के अंदर, है ना। याद रखना कि जो इनका मेन एक्सपोर्ट था, यानी कि ये जो पुर्तगीज थे, ये सबसे ज्यादा क्या लेकर के जाते थे, तो आपको पता लगेगा कि जो साल्ट पेटर है, जिसको हम सोरा बोलते हैं, जिससे कि एक्सप्लोजिव यानी कि बॉम्ब वगैरह बनते हैं, वो ये चीज बिहार से क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे और यहाँ से वो लेकर के जाते थे। समझ में आया पुर्तगीज के बारे में। ये था कि इंडिया में इनका अराइवल 1498 में होता है, बिहार में 1605 से 1610 में आते हैं। कोई भी परमानेंट फैक्ट्री ये बनाते नहीं हैं। इनका जो ट्रेड रूट है वो हुगली से होकर के जाता है। और याद रखना कि ये एक्सपोर्ट करते हैं बिहार से मेनली सॉल्ट पेटर का। अब देखो इस पुर्तगीज के बाद आते हैं हमारे पास डच, है ना। डच आते हैं बिहार में। तो आज याद रखना कि डच जो है ना, वो इंडिया में कब आए हैं, 1602 में। और ये बिहार में कब आए हैं, तो याद रखना कि बिहार में जो डचों की पहली फैक्ट्री लगी है वो लगी है 1632 में। और कहाँ पर लगी थी, तो पटना के अंदर लगी थी। अभी तक आपने देखा पुर्तगीज का कोई फिक्स सेटलमेंट नहीं था, परमानेंट सेटअप नहीं था। लेकिन डच की पहली फैक्ट्री लगी थी 1632 में। लगी कहाँ पर थी, पटना के अंदर लगी थी। याद रखना कि इसका जो लोकेशन है, इनकी जो पहली फैक्ट्री है ना डचों की, वो कहाँ पर लगी थी, तो जो पटना कॉलेज का नदन बिल्डिंग है, जो पटना कॉलेज का जो नॉर्थ बिल्डिंग है, उसी नॉर्थ बिल्डिंग के अंदर इनकी पहली फैक्ट्री जो है वो लगी थी।
ये किस चीज़ का व्यवसाय करते थे? तो आपको पता लगेगा कि जो कॉटन टेक्सटाइल हो गया, सॉल्ट पेटर हो गया, ओपियम हो गया, उसका ये बिज़नेस किया करते थे। याद रखना कि पहली शुगर फैक्ट्री, बिहार की पहली शुगर फैक्ट्री जो है, वो भी डचों ने ही क्या करी थी, एस्टेब्लिश कराई थी। कहाँ पर हुआ था? चंपारण में हुआ था और प्रेज़ेंट डे देखोगे तो बेतिया जो है, वहाँ पर ये जो फैक्ट्री है वो लगाई गई थी। तो डच 1602 में भारत आते हैं, 1632 में पटना में एक फैक्ट्री लगाते हैं। पटना के अंदर जो नॉर्थ बिल्डिंग होती है पटना कॉलेज में, वहीं पर इनकी पहली फैक्ट्री लगती है। एंड वहां से ये ट्रेड किस चीज का करते हैं? तो आपको पता लगता है कि ये ट्रेड करते हैं कॉटन टेक्सटाइल का, ओपियम का और सॉल्ट पेटर का। इसके साथ साथ इनकी पहली शुगर फैक्ट्री, जो कि बिहार की भी पहली शुगर फैक्ट्री होती है, वो लगती है बेतिया के अंदर। और ये बेतिया कहाँ पर है? चंपारण के अंदर। और ईयर ध्यान रखना 1840 यानी कि 1840 के अंदर ये काम होता है। अब डच के बाद हम आते हैं ब्रिटिश पे। ब्रिटिश के बारे में कहा जाता है कि भारत में जो ब्रिटिशर्स का अराइवल है वो 1608 में हुआ था। और इनकी पहली फैक्ट्री यानी कि पहला अटेम्प्ट जो इन्होंने किया था बिहार के लिए, वो किया था 1651 यानी कि 1651 में। इनकी जो परमानेंट फैक्ट्री है, अभी देखो 1651 में इनकी फैक्ट्री लगी नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। लेकिन जो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की लगी है बिहार के अंदर, वो लगी है कब? 1691। कब लगी है? याद रखना, 1691 एट अ गुलजार बाग, पटना के अंदर। तो पटना के अंदर जो गुलजार बाग है, वहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है। अब ये जो अंग्रेज थे, ये क्या-क्या ट्रेड करते थे? तो पता लगा, देखो, कॉटन करते थे, सॉल्ट पेटर करते थे, ओपियम करते थे, चाइना क्ले करते थे, इंडिगो करते थे और शुगर भी करते थे। तो ये सारे के सारे जो आपके बिहार के अंदर मिलने वाली चीज़ें थी, उनका ट्रेड जो है वो इनके द्वारा किया जाता था। अभी देखो मैंने क्या बताया? मैंने बताया पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ केवल सॉल्ट पेटर का ट्रांसपोर्ट करते थे, ट्रेड करते थे। फिर डच आए, इन्होंने टेक्सटाइल का, साल्ट पेटर का और ओपियम का भी करना स्टार्ट कर दिया। और अंग्रेजों ने तो सारा ही कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, अंग्रेजों ने भी अपनी एक शुगर फैक्ट्री लगाई, है ना? चीनी मिल अंग्रेजों ने भी लगवाई। तो इन्होंने अपनी जो पहली कमर्शियल शुगर फैक्ट्री है, वो कहाँ पर लगवाई? वो लगाई सारण के अंदर इन 1904। और जगह का नाम कौन-सा है? तो मरोवरा, है ना? तो मरहोवर जो भी जगह है यार, देख लेना। सारण जो याद है, वहाँ पे याद रखना कि सारण के अंदर जो मरहोवर है, वहाँ पर क्या किया गया था? इस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया था। ब्रिटिशर्स के बारे में समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि कौन-कौन सी कमोडिटीज़ उस समय पर बिहार में मिलती थी और किस रीजन में मिलती थी, उस चीज़ के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो, साल्ट पेटर जिसे हम सोरा कहते हैं, ये बिहार के अंदर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि इसका इस्तेमाल एक्सप्लोसिव जैसे कि बॉम्ब देख रहे हो ना, इसके अंदर किया जाता था। ये कहाँ पर मिलता था? ये जो आपका साल्ट पेटर है, सारण में मिलता था, मुज़फ्फरपुर में मिलता था, चंपारण में मिलता था, गोपालगंज में मिलता था और पूर्णिया के अंदर मिलता था। फिर आओगे ओपियम, जिसको हम अफ़ीम कहते हैं। ओपियम, आपको अफ़ीम पता है, ये नशा होता है इससे। और ये आपको कहाँ मिलता था? वैशाली, मुज़फ्फरपुर और पूर्णिया, इसके अंदर मिलता था। फिर आप देखोगे इंडिगो, इंडिगो जिसे हम नील की खेती भी कहते हैं। इसको क्या किया जाता है? कपड़ों पे कलर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कपड़े पे कलर करने के लिए हम नील का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ कहाँ से मिलती थी? तो चंपारण, जो ईस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण है, वहाँ से आपको ये इंडिगो यानी कि नील जो है वो मिलता था। शुगर की जब हम बात करते हैं, दैट इज़ चीनी। तो शुगर के लिए आप देखोगे तो जो वेस्ट चंपारण वाला एरिया हो गया, गोपालगंज वाला एरिया हो गया, सारण वाला एरिया हो गया, यहाँ पर आपको चीनी बहुत ज़्यादा मिलती थी। फिर आती है चाइना क्ले, जिसको आप भागलपुर और पूर्णिया के अंदर देखते हो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका बिज़नेस या ट्रेड जो है वो किया जाता था। तो ये रीज़न है जहाँ पर ये सारे ट्रेड आइटम मिलते थे, जो मैंने बता दिया। आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। इनको याद करने के लिए आप थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना कि जो आपके साल्ट पीटर होते हैं ना, ये आपके बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द तिरहुत रीजन ऑफ बिहार। अब ये तिरहुत रीजन क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन क्या है, एक बार मैंने आपको बताया है, बट जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको और अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ प्लंडर, मतलब कैसे लूट मार मची और कैसे जो इंडिगो रिवोल्ट है, रूट्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स है, वो कैसे हुए, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ इंडिगो, है ना? इंडिगो का डिस्ट्रक्टिव नेचर क्या था? यूरोपियन कंपनीज ना फार्मर्स को ये कहने लगे कि फोर्सफुली कि भैया इंडिगो उगाओ, इंडिगो उगाओ। क्यों? क्योंकि इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी यूरोप में। और इंडिगो होता था बिहार में, बंगाल के रीजन में। तो जो कंपनी थी वो फार्मर से जबरदस्ती कहती थी कि इंडिगो की खेती करो।
और फार्मर अगर नहीं करता था तो फिर उसे पनिशमेंट दिया जाता था। तो इस तरीके से क्या किया गया, इंडिगो के नाम पे डिस्ट्रक्शन फैलाया गया। प्रॉब्लम क्या थी, किसान क्यों नहीं खेती करना चाहता था इंडिगो की? क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन में ना आपकी जो जमीन की फर्टिलिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है कह सकते हो, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो बहुत नीचे तक जाते हैं, जितनी वाटर होती है वो पहले ही क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिसकी वजह से जमीन जो है ना वो बंजर हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, और इसके वजह से किसान जो है वो स्नेल की खेती को नहीं करना चाहता है। और इसके वजह से क्या होता है कि फार्मर इस चीज़ को हेट करता है, क्योंकि उसका जो लैंड है वो खराब हो जाता है। बाद में अगर कोई फूड क्रॉप वो उसके ऊपर उगाना चाहता है वो नहीं उगा पाता है। तो इसकी चीज़ की वजह से इंडिगो को लेकर के किसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्पार्क जो 1867 में हमें देखने को मिलेगा, इस इंडिगो के बेसिस पर वो होगा क्या, चंपारण सत्याग्रह, है ना? जहाँ पर गांधी जी को अभी बुलाया जाएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, बट अभी समझो कि हो क्या रहा है। यहाँ तक तो तुमने देख लिया कि ये सारी चीजें ट्रेड हो रही हैं। अब अंग्रेज जो है ये सारी चीजें बेच रहे हैं, तो अंग्रेजों को फायदा दिख रहा है इंडिगो में। अंग्रेजों को लग रहा है कि इंडिगो की जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इंडिगो की खेती करते हैं। इंडिगो की खेती करने के लिए वो किसानों से कहते हैं। किसान मना करता है कि भैया हम क्यों उगाएं, हमारी जमीन खराब हो रही है, अगली फसल अच्छी नहीं हो पा रही। लेकिन फिर भी अंग्रेजों के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं, तुम इंडिगो उगाओ क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। इस चीज को लेकर के जो पहला स्पार्क हमें देखने को मिलता है अंग्रेजों के खिलाफ, वो होता है 1867 के अंदर। याद रखना 1867 जो फार्मर्स ऑफ चंपारण है वो क्या करते हैं, कलेक्टिव इंडिगो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। जितने भी चंपारण के किसान होते हैं ना, चंपारण के जो किसान होते हैं एक ग्रुप बनाते हैं, और एक ग्रुप बना करके वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि हम ना ये खेती नहीं करेंगे जो आप हमसे करवाना चाह रहे हो। हिस्टोरिकल इसका इम्पैक्ट क्या रहा कि ये एग्जैक्टली 1867 रिबेलियन जो है, इससे आपके हिस्टोरिकल रूट कनेक्टेड मिलेंगे जब महात्मा गांधी फेमस चंपारण सत्याग्रह आते हैं 1917 में करने के लिए। तो क्योंकि देखो गांधी जी तो 1867 में है नहीं, गांधी जी 1917 में आते हैं जब बिहार में, 1915 में तो वो इंडिया आते हैं। तो 1917 में जब गांधी जी आते हैं ना चंपारण, और चंपारण के लोगों से मिलते हैं, जब ये लोग बताते हैं कि देखो हमने ना इतने साल पहले ये रिवोल्ट किया था, हम इसके अगेंस्ट हैं, बट अंग्रेज फिर भी क्या करते जा रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशराइज करके ये जो खेती है वो कराते जा रहे हैं। तो वहां पर गांधी जी इस चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो 1867 का आपका बोल सकते हो कि फर्स्ट स्पार्क है जो अगेंस्ट है किसके, इस इंडिगो रिवोल्ट के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर किसान एक कलेक्टिव ग्रुप बना के कहते हैं कि हम इसकी खेती नहीं करेंगे। बट पावरफुल था अंग्रेज, अंग्रेजों ने इनको दबा दिया, मारा पीटा, और वो खेती कराते थे। लेकिन बाद में गांधी जी जब आते हैं तो ये चीज बताई जाती है, एंड देन द थिंग्स विल गो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, और बाकी सब चीजें हमें पता है। अब कुछ फटाफट जो अभी तक हमने पढ़ा ना, उसमें बीपीएससी क्या पूछती है उसके बारे में एक बार हम ध्यान देते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि कौन सी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे पटना के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो 1632 के अंदर, जो अभी का पटना कॉलेज है उसकी जो नॉर्थ बिल्डिंग है वहीं पर हमारी पहली फैक्ट्री किसकी लगी थी, डचों की लगी थी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 65 और 66 बीपीएससी के अंदर। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द डिप्टी दीवान ऑफ बिहार एंड रॉबर्ट क्राउड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ उसके बाद जो डिप्टी दीवान था वो बिहार का किसे नियुक्त किया गया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 63 बीपीएससी 64 बीपीएससी के अंदर पूछा गया है, और ये कौन थे, हमारे सिताब राय थे, तो इनको भी हम ध्यान में रखेंगे। फिर कह रहा है कि मीर कासिम ने अपना जो कैपिटल है वो कहाँ पर शिफ्ट किया था, फ्रॉम मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से कहाँ शिफ्ट किया था, बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जा सकती हैं, है ना? आई होप कि इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल कैसे स्टार्ट होता है, अपराइजिंग कैसे स्टार्ट होती है। तो 1763 1765 तक की चीजें तो हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं 1763 से लेकर के 1947 तक की चीजों की। अब देखो, अब जो हम पढ़ने वाले हैं इस चीज के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हमारे मेजर ट्राइबल एंड पीजेंट रिवोल्ट क्या क्या रहे थे, जिसमें हम संथाल, मुंडा और वहाबी मूवमेंट को देखेंगे। 1857 जो बिहार का रिवोल्ट हुआ उसके अंदर वीर कुंवर सिंह का क्या रोल था ये हम देखेंगे। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो बिहार के अंदर हुए, सीक्रेट सोसाइटी जो बिहार के अंदर बनी उनको देखेंगे। फॉर्मेशन कैसे हुआ मॉडर्न बिहार का उसको हम देखेंगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस
का जो कौन सा सेशन है वो बिहार में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह भी देखेंगे, गांधी जी से रिलेटेड है। तो ये हर एक चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। याद रखना कि बीपीएससी में ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं जहाँ मेजर ट्राइबल पीजेंट रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से रिलेटेड है, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, या फिर जो आपका मॉडर्न बिहार है उससे रिलेटेड है। तो इस चीज को पढ़ने के बाद अब ये 40 से 50 मिनट मेरे को देने के बाद दिस थिंग विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, और आप इसे समझ पाओगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो बिहार के अंदर रिवोल्ट हुए ना आफ्टर 1763 टू 1914, वो कौन कौन से रिवोल्ट हैं और कैसे कैसे वो हुए हैं, उनको जरा एक बार आप देखो। सबसे पहले तो होता है सन्यासी रिवोल्ट। कौन सा रिवोल्ट होता है? सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट होता है 1763 से लेकर के 1800 तक। और यहाँ पर आपको क्या पता लगता है, जो की लीडर है उसमें आपके आते हैं साधु और सन्यासी। तो साधु और सन्यासी लोग क्या करते हैं, इस सन्यासी रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन सा एरिया होता है जहाँ पर ये रिवोल्ट होता है? तो बंगाल हो गया और ईस्टर्न बिहार हो गया, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है नोनिया रिवोल्ट, है ना? कौन सा रिवोल्ट? नोनिया रिवोल्ट। जो ये नोनिया रिवोल्ट है ये 1770 से लेकर के 1800 तक होता है। इसके अंदर जो नोनिया कास्ट होती है बिहार की, वो क्या करती है, अंग्रेजों के खिलाफ पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर वो दिखाते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है इस सॉल्ट पेटर के ट्रेड के लिए। तो इसके अगेंस्ट में जो नोनिया कम्युनिटी थी बिहार की, उसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। फिर आती है चेरो रिवोल्ट। अब ये जो चेरो रिवोल्ट है इसमें ध्यान रखना कि 1800 से लेकर के 1802 ईस्वी तक जो आपके भूषण सिंह थे वो हमारे मेन लीडर होते हैं जो कि ये चेरो रिवोल्ट करते हैं। और ये छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर देखने को मिलता है। फिर आती है वहाबी मूवमेंट। देखो वहाबी मूवमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो मूवमेंट है ये बिलायत अली और इनायत अली नाम के दो भाइयों ने क्या किया था, स्टार्ट किया था। ये पटना के अंदर हुआ था और इसके अंदर इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर इसे कंसीडर किया जाता है। फिर आती है कोल रिवोल्ट। देखो कोल रिवोल्ट के बारे में ये कहा जाता है कि 1831 से 1832 में हुआ। बुद्धो भगत जो है, कौन भगत? बुद्धो भगत। तो बुद्धो भगत रिलेटेड है आपके कोल रेवोल्यूशन से या रिवोल्ट से। और ये कहाँ पर हुआ? तो आप देखोगे कि सिंहभूम, पलामू, जो आपका मुंडा ट्राइब या फिर ओरनगोन ट्राइब है, उनके अंदर ये चीज देखने को मिलती है। फिर हमारी आती है भूमजी रिवोल्ट। कौन सी? भूमजी। भूमिज रिवोल्ट जो आपकी होती है ये आती है गंगा नारायण सिंह के द्वारा करी जाती है। और बीरभूम या छोटा नागपुर के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। फिर आती है संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट देखोगे तो सिंधु हो गया, कानू हो गया, इसके अलावा चंद हो गया और भैरव हो गया। ये हमारे की लीडर हैं जो कि संथाल रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। भागलपुर, राजमहल, यहाँ पर देखने को मिलता है। और बिहार का सबसे बड़ा ट्राइबल रिवोल्ट अगर कोई है दैट इज संथाल रिवोल्ट। फिर हम बात करते हैं लोटा रिवोल्ट के बारे में। अभी जो लोटा रिवोल्ट है ना, इसमें आपको पता लगेगा कि ये जेल के अंदर किया गया रिवोल्ट है। लोटा रिवोल्ट कहाँ पर हुआ? जेल के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1856 में। और एक चीज यह ध्यान रखना कि एक जेल कौन सा था, तो जो मुजफ्फरपुर में जेल है ना, उसी मुजफ्फरपुर जेल के अंदर जो वहां पर लोग बंद करके रखे गए थे उन्होंने इस रिवोल्ट को किया था। मुंडा रिवोल्ट के बारे में ध्यान रखना, ये बिरसा मुंडा इसके लीडर थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। छोटा नागपुर रीजन जो है वहां पर इसको किया गया था। फिर हमारे आते हैं ताना भगत रिवोल्ट। ताना भगत रिवोल्ट जो है ये 1914 में किया गया था। और जात्रा भगत जो है वो इसके मेन लीडर थे और छोटा नागपुर के अंदर इसे किया जाता था। याद रखना कि इस ताना भगत मूवमेंट को ना हम सेकंड बिरसा मूवमेंट भी कहते हैं। इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे। तो अभी मैंने आपको जो बताया वो हमारे बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट थे, जिसमें हमने सन्यासी रिवोल्ट, नोनिया रिवोल्ट, चेरो रिवोल्ट, वहाबी रिवोल्ट, की रिवोल्ट, भूमिज रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, लोटा रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, ताना भगत रिवोल्ट के बारे में देखा। अब फटाफट से इनमें से एक एक रिवोल्ट के बारे में पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम जरूर से पढ़ेंगे, है ना? सबसे पहले तो बात करते हैं वहाबी मूवमेंट के बारे में। अब ये जो वहाबी मूवमेंट है ये ध्यान रखना स्टार्ट कब होता है। तो ये जो आपका वहाबी मूवमेंट है ये स्टार्ट होता है 1822 से लेकर के 1868 तक। इसके अंदर इस्लामिक रिफॉर्म जो है वो किया जाता है कहाँ पर? पटना के अंदर। तो पटना के अंदर जो इस्लामिक रिफॉर्म है वो यहाँ पर किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ की आइडियोलॉजी क्या थी, यानी कि इस वहाबी मूवमेंट की आइडियोलॉजी क्या थी? ये ध्यान रखना कि ये इंस्पायर थी बाय द अब्दुल वाहेब ऑफ अरेबिया। तो जो अब्दुल वाहेब हुआ करते थे अरब के, उनसे ये क्या होती है, ये जो आपका रिवोल्ट है ये इंस्पायर्ड होती है। इसके अंदर जो एपी सेंटर बनाया गया वो कौन सा था? वो था पटना। बाद में जो सेंट्रल हब है इंडिया का वो भी कौन सा चीज बन गया? पटना ही बन गया। इस वहाबी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था
कि इस्लामिक वैल्यूज को काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना और रिस्टोर करना। और जो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है, लाइक ब्रिटिशर्स जिस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, ब्रिटिशर्स जिस तरीके के चीज़ें कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर ला रहे हैं, उससे हम इस्लामिक को क्या कर सकें, बचा सकें, मतलब इस्लाम को बचा सकें। इस्लाम में ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस ना आ सके, इस चीज़ को बचाने के लिए, इस्लामिक वैल्यूज़ को रिस्टोर करने के लिए जो वहाबी मूवमेंट है, वो पटना के अंदर स्टार्ट किया गया था, जो कि अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया से क्या था, इंस्पायर्ड था। इसके अंदर के कुछ लीडर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना कि बिहार के अंदर जो विलायत अली हैं, वो लीडर हुआ करते थे। विलायत अली के बाद इनायत अली इसके लीडर हुआ करते थे, मोहम्मद हुसैन इसके लीडर हुआ करते थे और फरहत हुसैन भी इसके लीडर हुआ करते थे। एक चीज याद रखना कि द मूवमेंट ऑफिशियली फेडेड अवे एंड ended आफ्टर द डेथ ऑफ टू प्राइमरी पिलर्स, दैट इज विलायत अली एंड इनायत अली इन 1868। तो जब तक ये विलायत अली और इनायत अली जिंदा थे, तब तक तो ये रिवोल्ट बहुत अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जैसे विनायक अली और ये इनायत अली की डेथ हो जाती है 1868 में, धीरे धीरे ये वहाबी मोमेंट जो है वो खत्म हो जाता है और जो चीज इन्होंने सोच के स्टार्ट करी थी वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती है। अब देखो वहाबी मूवमेंट के बाद जो सेकंड आपका इम्पोर्टेंट मोमेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारा कौन सा है, दैट इज आवर संथाल मूवमेंट, है ना। संथाल रिवोल्ट या संथाल मूवमेंट ये है। संथाल रिवोल्ट, संथाल मूवमेंट के बारे में ध्यान रखना कि ये स्टार्ट होती है कब, 1855 में, और 1856 तक ये रहती है। ये ग्रेटेस्ट ट्राइबल अपराइजिंग इन इंडिया में से एक है। सबसे पहले तो ध्यान रखो ये स्टार्ट कहाँ पे होती है, तो इसका ट्रिगर डेट कहा जाता है कि जो 30 जून 1855 था, कहाँ पर था, तो याद रखना कि जो भोगा निध विलेज था, कहाँ, भागलपुर का, वहीं पर ये स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके भागलपुर वाला रीजन होता है ना, जो राजमहल होता है, जो संथाल परगना एक तरीके से है, वो इसके अंदर काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। इसके अंदर ध्यान रखना लगभग 70,000 जो संथाल की आर्मी थी, वो एक जगह यूनाइट होती है। और चार जो भाई हैं, जिसमें कि एक हमारे हो गए सिंधु, एक हो गया कान्हू, एक हो गया चंद और एक हो गया भैरव। ये चार भाई क्या करते हैं, इन 70,000 संथाल को लीड करते हैं और ये अंग्रेजों के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देते हैं। तो अभी जो मैंने बताया संथाल रिवोल्ट के बारे में, तो आप इतना जरूर से जानो कि संथाल रिवोल्ट ट्रिगर होता है 30 जून 1855 को। भागलपुर के अंदर एक गांव होता है जिसका नाम है भोगनाथ। अब देखो ये भोगानाथ जो है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये भागलपुर के पूरे रीजन में फैल जाता है, खास करके जो संथाल परगना है वहां पर। यहाँ पर जो 70,000 संथाल है वो अपनी एक आर्मी बनाते हैं और जो चार भाई हैं, सिंधु हो गया, कान्हू हो गया, चंद हो गए और भैरव हो गए, ये उनको लीड करते हैं। लीड करने के बाद अब जो पहला स्पार्क होता है, जो इनकी पहली लड़ाई होती है ब्रिटिशर्स के साथ, वो हमें कब देखने को मिलती है, तो हमें पता लगता है कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय जमींदार एंड मनी लेंडर्स। अब ये देखो, ये जो इतने सारे संथाल हैं वो आखिर एक साथ क्यों आए, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो ब्रिटिश है ना, उसने लैंड रेवेन्यू और पॉलिसी को लेकर के काफी ज्यादा इन्हें एक्सप्लॉइट किया। जो जमींदार थे और जो मनी लेंडर थे, उन्होंने भी क्या किया, इन संथालों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया। इनको फोर्स लेबर यानी कि बेगारी जैसी जो चीज है वो कराई गई थी जब रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। क्योंकि आप सभी को पता है ना, 1853 में इंडिया में रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, है ना। तो 1853 में जब रेलवे वगैरह बन रही थी, तो उस टाइम पर यही वो लोग थे जो फ्री में काम करते थे, अंग्रेज इनसे काम कराते थे और पैसा भी नहीं देते थे। तो ये जो बेगार है ना, जो फोर्स्ड लेबर है, इसके वजह से इनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा था। ब्रिटिश जो थे, इनके लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, जिसके वजह से ये क्या हो जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ चले जाते हैं। बट ये तो इनका एक रीज़न हो गया, लेकिन इमीडिएट कॉज़ क्या था? मतलब ऐसी कौन-सी घटना हो गई, जिससे इनको लगा कि यार अब तो बस बहुत हो गया, अगर अभी चुप रहे ना तो ये अंग्रेज हमें क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये इंसिडेंट हमें पता लगता है जहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा जो है, वो भागलपुर में क्या होता है, आता है और रेलवे वर्क के दौरान उसका मर्डर हो जाता है। मतलब कि एक पुलिस दरोगा इंस्पेक्टर आता है, रेलवे वर्क चल रहा होता है, उस टाइम पर जो रिबेलियन होते हैं वो उसको मार देते हैं। उसके बाद ये जो हमारा एक तरीके से बोल सकते हो कि स्पार्क है बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड उसके अलावा जो आपके संथाल हैं, इनके बीच में लड़ाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और ये जो स्पार्क है वो हमें देखने को मिल जाता है। अब याद रखना कि इसके अंदर की फिगर्स कौन-कौन से थे, बड़े नेता कौन-कौन से थे और इसके आउटकम क्या हो गए, इस चीज़ को ज़रा हम डिस्कस करते हैं। देखो ब्रिटिश कैजुअलिटी, ब्रिटिश में किसे कैजुअलिटी हुई, कौन-कौन से लोग ऐसे हैं ब्रिटिशर्स के अंदर जिन्हें नुकसान हुआ? तो आपको पता लगा ब्रिटिश ऑफिसर
मेजर बुरोग वॉज किल्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो मेजर बुरोग जो है उनको इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मार दिया गया। इसको सप्रेस करने के लिए जो लेफ्टिनेंट थे हमारे थॉम्सन, उनका इस्तेमाल किया गया और उन्होंने मॉडर्न वेपन के थ्रू लगभग 15,000 संथालों को मारा, जिसमें कि सीनू और कानू कान्याल, इनके सिंधु और कानू कान्याल भी शामिल थे। और इनको मारने के बाद इस मूवमेंट को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। याद रखना इसका रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि 1856 में यहाँ पर मार्शल लॉ जो है वो ला दिया गया और संथाल परगना को एक अलग तरीके का परगना जो है 1855 में डिक्लेयर कर दिया गया और इसे फुल्ली 1876 में रियलाइज्ड भी कर दिया गया था। तो याद रखना कि यहाँ पर कुछ की आउटकम थे जो कि संथाल रिवोल्ट से रिलेटेड थे। क्या क्या चीजें थी जो मैंने आपको बताई, फटाफट से ध्यान रखो, वापस से रिपीट कर देता हूँ। आपने ये देखा कि देखो 30 जून था हमारा 1855, भागलपुर के अंदर कुछ जो संथाल है वो इकट्ठा होते हैं, लगभग 70,000, और उनको चार भाई जिसमें सिंधु, कान्हू, चंद और भैरव थे, ये लोग लीड करते हैं। पहला जो स्पार्क है वो हमें देखने को मिलता है जब इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में और जमींदारों के द्वारा। रेलवे में इन्हें बेगारी कराई जाती थी, फोर्स लेबर कराया जाता था। तो इससे परेशान होकर के इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को, जो कि रेलवे वर्क का इंस्पेक्शन करने आया था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। जिसकी वजह से ये लड़ाई जो है वो दोनों के बीच में स्टार्ट हो गई। अब इसके अंदर जो मेजर बुरोक था उसको मार दिया संथालों ने, और बाकी जो लेफ्टिनेंट थॉमस था उसको भेजा गया और मॉडर्न वेपन के थ्रू उसने 15,000 संथालों को मारा। कानू और सीनू को भी मारा, जिसके बाद उसने इन्हें सप्रेस कर दिया। बाद में रिजल्ट ये रहा कि जो मार्शल लॉ है वो इस एरिया में लगा दिया गया था। अब एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेल पार्टिसिपेंट ही नहीं थे जो कि इस संथाल रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ पर तुम्हें कुछ फीमेल लीडरशिप भी देखने को मिलेंगी, जिसमें कि सिस्टर ऑफ फूलो मुर्मू एंड झानो मुर्मू दोनों ही क्या होती हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिन्होंने कि वुमेन को ऑर्गेनाइज किया था इस पार्टिसिपेट के अंदर और इस बड़ी से बड़ी बोल सकते हो कि एक्टिविटी के अंदर। तो ये जो दो बहनें हैं ना, दो बहनों के नाम याद रखना कौन कौन से मुर्मू। एक तो फूलो मुर्मू हो गई और एक आपकी आपकी झानो मुर्मू हो गई। तो फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, ये दो आपकी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल को दिखाया और फीमेल पार्टिसिपेंट को क्या किया, इस मोमेंट के अंदर जोड़ने का काम किया है। तो इन दोनों का भी नाम याद रखेंगे जब भी हम संथाल रिबेलियन की बात करेंगे। अब देखो संथाल रिबेलियन के बाद अब हम बात करते हैं किसकी, दैट इज मुंडा एंड ताना भगत अपराइजिंग की। मुंडा एंड ताना भगत अपराइजिंग में क्या होता है इस चीज को जरा हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मुंडा रिवोल्ट की, जो कि स्टार्ट होती है कब, 1895 और चलती है 1900 तक। इसके रूट कॉजेस क्या थे, मुंडा रिवोल्ट क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ना जो इनका ट्रेडिशनल खुंटकी सिस्टम था, खुंटकी सिस्टम क्या था कि पहले जितने भी सारे मुंडा ट्राइब के लोग थे वो एक साथ मिलकर के खेती करते थे, है ना। तो इस सिस्टम को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव ज्वाइंट फार्मिंग। इसको इन्होंने खत्म कर दिया। तो इसके खिलाफ जो मुंडा थे ना वो अंग्रेजों से चिढ़े हुए थे और इसकी वजह से उन्होंने ये रिवोल्ट किया था। राइज ऑफ बिरसा मुंडा। अब इस टाइम पर क्या हुआ कि जो ये बिरसा मुंडा है ना, ये बिरसा मुंडा ही ने इस रिवोल्ट को क्या किया था, लीड किया था। तो आपको पता लगेगा कि ये जो आपका कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, कलेक्टिव जॉइंट फार्मिंग, जिसको हम कुंटकी सिस्टम कहते हैं, इस चीज को याद रखना, पूछ लेगा कि व्हाट इज द कुंटकी सिस्टम। तो कुंटकी सिस्टम आपकी हम कहते हैं किसको, कलेक्टिव जॉइंट फार्मिंग को। तो इसके अगेंस्ट में जो आपका बिरसा मुंडा है ना, उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में आवाज उठानी स्टार्ट करी। तो राइज ऑफ बिरसा मुंडा हमें देखने को मिलता है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, है ना, उनको क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं ऐसे धरती आबा कह के। धरती आबा का मतलब क्या है कि फादर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो बिरसा मुंडा है ये क्या है, फादर ऑफ द अर्थ है। और ऐसा मान करके उनको क्या किया जाता है, पूजा भी किया जाता है। 1899 में क्या हुआ, रफली 50,000 जो ट्राइबल थे ना वो एक साथ आते हैं और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब याद रखना कि इस चीज के अंदर आखिर क्या क्या चीज हुई, कैसे बिरसा मुंडा रिवोल्ट को दबाया गया, सप्रेस किया गया, उस चीज को भी हम यहाँ पर समझते हैं। बट उससे पहले आपको जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ, आई होप कि आपको क्लियर रही होगी। मैंने ये बताया कि देखो जो मुंडा रिवोल्ट है ये स्टार्ट होता है इसलिए ताकि जो कुंटकी सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव जॉइंट फार्मिंग, वो क्या कर दी जाती है, बैन कर दी जाती है फॉर द मुंडा ट्राइब। यहाँ पर जो बिरसा मुंडा है वो यहाँ पर लीडर बन के आते हैं और वो इसके अगेंस्ट में लड़ना स्टार्ट करते हैं। इनके जो फाउंडर होते हैं बिरसा मुंडा के, वो बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी कि फादर ऑफ अर्थ कहते हैं। और 1899 में इनके ही अंदर लगभग 50,000 ट्राइबल एक साथ ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते हैं। अब ये जो बिरसा मुंडा रिवोल्ट था आखिर ये फेल कैसे हो गया, इस चीज को जरा हम समझते हैं।
तो 3 फरवरी 1900 का टाइम था, है ना? 3 फरवरी 1900 का टाइम था जब आपके जाम कोपोई फॉरेस्ट हुआ करता था, है ना? जैम कोपई फॉरेस्ट जो हुआ करता है, कहाँ पर? सिंहभूम, है ना? सिंहभूम के अंदर। तो जो सिंहभूम के अंदर जाम कोपई फॉरेस्ट हुआ करता था, वहीं पर ये बिरसा मुंडा दोनों भाई क्या हो रहे थे, सो रहे थे। तो सोते टाइम ही क्या किया गया, इन्हें अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया 3 फरवरी को। और 9 जून 1900 को रांची की एक जेल में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। क्यों हो गई है? बिकॉज़ ऑफ कॉलेरा या फिर हैज़ा। तो कहा जाता है कि कॉलेरा या हैज़ा की वजह से जो रांची का जेल था, उसके अंदर इनको रखा गया था और इनकी डेथ जो है वो हो जाती है। एंड इनके डेथ होने के बाद ये जो मुंडा रिवोल्ट है वो खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना। रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ बता दिया, कुंटकी सिस्टम। लोग इनको क्या कहते हैं, धरती आबा यानी कि फादर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ये जब सो रहे थे सिंहभूम के अंदर, एक जम कोपाई फॉरेस्ट है वहां पर, तो इन्हें उठा लिया गया, रांची जेल में इन्हें रखा गया, जहां पर ये कोलरा या फिर हैजा की वजह से इनकी डेथ हो गई। अब देखो ये तो था मुंडा रिवोल्ट। अब हम बात करते हैं मुंडा के बाद ताना भगत मूवमेंट के बारे में। ताना भगत मूवमेंट जो है ये 1914 में स्टार्ट होता है। इसको जात्रा भगत नाम का एक पर्सन जो है वो स्टार्ट करते हैं, और इन्हें हम सेकेंड बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना कि जो ताना भगत मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था बाय द जात्रा भगत, और जात्रा भगत को हम क्या कहते हैं, सेकेंड बिरसा मुंडा भी कहते हैं। याद रखना कि इनकी डिमांड क्या थी, जो ये ताना भगत थे इनकी डिमांड क्या थी। इनकी डिमांड ये थी कि यार हमें ना रिलीजियस फ्रीडम दे दो, और हमें जो टैक्सेस पे करने होते हैं ना, डिकूज टेस्ट कौन से होते हैं, ये होते हैं आउटसाइडर के टैक्स। आउटसाइडर का मतलब होता है कि आप ना किसी गांव में नहीं रहते, आप जंगलों में रहते हो, है ना? जंगलों में रहते हो, या फिर आप कहाँ पे रहते हो, आप एक ट्राइबल हो, जंगल वाले एरिया में रहते हो, तो आपको डाकू, डिकूज या फिर आउटसाइडर कहा जाता था। और इन आउटसाइडर का भी टैक्स जो है वो लिया जाता था। तो ताना भगत का ये था कि देखो सबसे पहले तो हमें रिलीजियस फ्रीडम दो, दूसरा कि हमें इस टैक्स से बचाओ, हमें टैक्स नहीं देना है, और साथ में जो फोर्स लेबर आप हमसे कराते हो ना, काम करवा लेते हो और पैसे नहीं देते हो, इस चीज को भी बंद करो। इसके अगेंस्ट में ताना भगत ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था 1914 के अंदर, है ना? चलो, याद रखना कि बिरसा मुंडा की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो नवंबर 15 को आती है, और इसको झारखंड के अंदर झारखंड फाउंडेशन डे के अंदर रूप में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना कि बिरसा मुंडा की जो बर्थ एनिवर्सरी है नवंबर 15 को, इसको हम क्या करते हैं, झारखंड के फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ रिवॉल्ट जो कि हमने देखे। नाउ वी विल डिस्कस 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना? तो इंडिपेंडेंस की फर्स्ट वॉर की अब हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या होता है, 1857 की क्रांति, है ना? तो जस्ट वेट करना, 1857 की क्रांति को अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखो अगर हम बात करते हैं ना 1857 की क्रांति की, है ना, तो इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और ये बिहार में कैसे पहुंचा, बिहार में ये कैसे रहा, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बिहार स्पेसिफिक चीजों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो देखो इमीडिएट स्पार्क, यानी कि बिहार में आखिर ऐसे क्या इमीडिएट रीजन रहे जिसकी वजह से ये इमीडिएट स्पार्क हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मार्च 29 1857 यानी कि 29 मार्च 1857 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बैरकपुर यानी बंगाल के अंदर 34 रेजिमेंट के एक सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट बॉच और मेजर होसन को क्या कर दी, गोली मार दी, है ना? अब ये चीजें क्यों हमें सभी को पता है, इनफील्ड राइफल आया था जिसमें एक ग्रीस लगी हुई थी, चर्बी लगी हुई थी बेसिकली, जिसमें गाय एंड सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। ये जो दोनों चीजें हैं, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, और जो सुअर है वो मुस्लिम के लिए क्या है, एक तरीके से बैड थिंग है। तो इस चीज की वजह से एक रिलीजियस फैक्टर बना, जिसके वजह से मंगल पांडे ने, जो कि 34th रेजिमेंट के एक सिपाही थे बंगाल के अंदर बैरकपुर में, इन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट वॉच और मेजर होशन को गोली मार दी। अब जैसे इन्होंने इस चीज को गोली मारा, वैसे ही कहा जाता है कि 1857 की जो रिवोल्ट है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, और अलग अलग जगहों पर जो सिपाही हैं वो अंग्रेजों का एक तरीके से विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो जून 12 1857, ये मार्च की बात है, अभी हम जून में आ गए। तो 12 जून 1857 रोहिणी, रोहिणी ये दिल्ली वाला नहीं है, ये देवघर के पास रोहिणी है, जस्ट लाइक इन झारखंड, है ना? तो देवघर रोहिणी के अंदर क्या होता है, ये जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट होता है। और अब ये रिवोल्ट जो पहले बंगाल के अंदर था, अब वो कहाँ पे आ जाता है, बिहार के अंदर भी आ जाता है। 32 रेजिमेंट
ऊपर 34 रेजिमेंट था, नीचे 32 रेजिमेंट है। तो 32 रेजिमेंट जो है वो म्यूटिनी करती हैं और किल कर देती हैं ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम क्या होता है, नॉर्मन लेसिली। और यहाँ पर जो रेजिमेंट है वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, भागलपुर में चले जाते हैं। तो आपको ये पता लगेगा कि देखो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग हुई बंगाल से, जहाँ पर मंगल पांडे जो कि 34th रेजिमेंट के सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट बॉच और मेजर होशन को गोली मार दी। अब होता क्या है कि 12 जून 1857 को देवघर के अंदर जो बिहार है वहां पर जो वॉर है या बोल सकते हो कि म्यूटनी है वो आ जाती है। 32 रेजिमेंट के जो सिपाही होते हैं वो म्यूटिनियस हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, नॉर्मन लेस्ली को मार देते हैं। रेजिमेंट जो है वो भागलपुर में शिफ्ट होता है जून जुलाई 3 1857, यानी कि 1857 3 जुलाई पटना के अंदर जो ये रिवोल्ट है वो आता है। और इस रिवोल्ट को वहां के एक बुक सेलर हुआ करते थे जिनका नाम था पीर अली। पीर अली ने क्या किया, लेड किया। तो याद रखना यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को पटना में सबसे पहले लीड किसने किया था, तो दैट वाज पीर अली, जो कि उस टाइम पर किताब बेचा करते थे, एक बुक सेलर हुआ करते थे। फिर हम बात करते हैं 4 जुलाई 1857 को। अब देखो 3 जुलाई 1857 को ये जो पीर अली हैं इन्होंने इस 1857 की क्रांति को सपोर्ट किया पटना के अंदर। तो जो पटना का कमिश्नर हुआ करता था जिसका नाम था विलियम टेलर, विलियम टेलर ने क्या किया, इस पीर अली को अरेस्ट कर लिया। और पीर अली को अरेस्ट करने के बाद और उनके साथ ही 16 लोगों को इसने क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया। तो पीर अली और पीर अली के साथ जो 16 इनके फॉलोवर थे जो इनके इस रिवोल्ट में साथ दे रहे थे, उनको अंग्रेजों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या किया, 4 जुलाई को ही फांसी पर चढ़ा दिया, जिससे कि पटना के अंदर डर बने और लोग जो हैं वो इस रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट ना करें। फिर बात आती है जुलाई 25 1857 की। तो 1857 25 जुलाई मुजफ्फरपुर और दानापुर, यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं। मुजफ्फरपुर और दानापुर के जो सिपाही होते हैं वो म्यूटिनी कर देते हैं। और ये जो म्यूटिनी होती है वो इनके कंट्रोल में नहीं आती और पूरे का पूरा जो कंटोनमेंट एरिया है जहाँ पर आर्मी रहती है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाती है। अब ये जो अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं उसके बाद क्या होता है कि वो वीर कुंवर सिंह से जाकर के मिलते हैं। अभी वीर कुंवर सिंह पर हम आएंगे, बट उससे पहले भी कुछ और लोकल हीरो के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं जिन्होंने इस बोल सकते हो कि रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि आप देखोगे कि छपरा के अंदर जो मोहम्मद हुसैन खान है इन्होंने इस रिवोल्ट को पार्टिसिपेट किया, इस रिवोल्ट को बड़ा बनाया। साथ में जो गया है, गया के अंदर खुशहाल सिंह जो हैं उन्होंने इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया और इस रिवोल्ट के वो मेन हीरो रहे। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया 1857 में, ये बस आप इतना समझो कि 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये स्टार्ट होती है बंगाल के अंदर जो बैरकपुर है वहां से। 34 रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे, उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट बॉच और मेजर होशन को क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। 12 जून 1857 को देवघर के अंदर पहली बार ये जो क्रांति है वो एंटर करती है और 32 रेजिमेंट जो होती है 32 रेजिमेंट वो म्यूटिनी कर देती है और अपने ही ऑफिसर नॉर्मन लेस्ली को मार डालती है। फिर इसके बाद ये सारे के सारे लोग भागलपुर में चले जाते हैं। फिर जुलाई 3 को पटना के अंदर पीर अली एक बुक सेलर जो है वो इस रिवोल्ट को लीड करते हैं। लेकिन 4 जुलाई 1857 को विलियम टेलर जो कि कमिश्नर था पटना का, उसके द्वारा इन्हें अरेस्ट करके इनके 16 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी जाती है। फिर आती है जुलाई 25, जहां पर मुजफ्फरपुर और दानापुर के जो सिपाही हैं वो म्यूटिनी करते हैं। और म्यूटिनी करने के बाद वो किससे आकर के मिलते हैं, वीर कुंवर सिंह से आकर के मिलते हैं, जो कि हीरो ऑफ 1857 के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो याद रखना इनको हम लायन ऑफ जगदीशपुर भी कहते हैं। और ये जितने भी सिपाही थे जो आपके मुजफ्फरपुर और दानापुर में म्यूटिनी करके आते हैं वो सारे के सारे सिपाही, क्योंकि इन्होंने 25 की शाम को, याद रखना 25 जो आपका जुलाई होता है, 25 जुलाई, उसके इवनिंग में इन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था। तो इवनिंग में रिवोल्ट हुआ था, रातों रात ये कहाँ पहुंच गए, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो जगदीशपुर पहुंच गए। और जगदीशपुर में 26 जुलाई को ये क्या करते हैं, 1857 का जो रिवोल्ट है उसको और बड़े स्तर पे लॉन्च करते हैं। तो जुलाई 26 से 27 1857 ये जो अपराइजिंग है, जमींदार वीर कुंवर सिंह के अंडर में क्या होता है, इस रेबेलियन को स्टार्ट किया जाता है, जो कि जगदीशपुर प्रेजेंट देखोगे तो जो आरा वाला रीजन है, भोजपुर वाला रीजन है, उस एरिया के ये जमींदार हुआ करते हैं। अब ये जो जमींदार वीर कुंवर सिंह हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं लड़ाई को, है ना। इनके साथ ब्रिटिशर्स की आर्मी तो है लेकिन ये आर्मी म्यूटिनियस हो चुकी है, ब्रिटिशर्स को छोड़ चुकी है। तो इनके पास अपनी एक परमानेंट आर्मी भी हो गई। तो जो वीर कुंवर सिंह है इनकी लड़ाई होती है किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। तो अंग्रेजों के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम क्या था, विंसेंट आयर,
और डनबर। तो विंसेंट आयर और डुनबर से इनकी लड़ाई होती है और उस लड़ाई में जो वीर कुंवर सिंह है वो जीत जाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो 26 जुलाई को लड़ाई हुई, 26 और 27 जुलाई को, तो जमींदार वीर कुंवर सिंह ने, जो ये मुजफ्फरपुर और दानापुर के सिपाही थे, इनका सपोर्ट लेके जो लड़ाई लड़ा था, उसके अंदर ये जीत जाते हैं। अब देखो, इन्होंने बिहार में लड़ाई जीत ली और बिहार में लड़ाई जीतने के बाद ये अब पहुंचते हैं यूपी में, और यूपी में कहाँ आते हैं, बलिया के अंदर, है ना। तो ये जगदीशपुर में लड़ाई लड़े, वहां पर ये जीत गए, तो अब ये आते हैं बलिया के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो बलिया के अंदर उत्तर प्रदेश में और आते हैं, और ये यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भी आकर के अंग्रेजों से लड़ते हैं और लड़ने के बाद उन्हें हरा देते हैं। फिर ये 23 अप्रैल 1858 को, यानी कि 1858, 23 अप्रैल को, जो कि बिहार के अंदर हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। तो इसमें होता क्या है, याद रखना कि ये, अब जैसे मान लो इनका थोड़ा मैं बारे में बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। होता क्या है कि देखो, सबसे पहले तो इन्होंने लड़ाई कहाँ पे लड़ी, लड़ाई लड़ी अपने जगदीशपुर में, वहां पर इन्होंने विंसेंट आयर को हरा दिया। हराने के बाद ये फिर बलिया आए थे हैं, ठीक है, बलिया के अंदर आकर के इन्होंने वापस से लड़ाई करी और इन्होंने अंग्रेजों को फिर से हरा दिया। बलिया से ये लड़ने के बाद, जीतने के बाद पहुंचते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने अंग्रेजों को हराया, और हराने के बाद अब ये वापस अपने घर जगदीशपुर आ रहे थे। तो जब ये वापस अपने घर जगदीशपुर आ रहे थे ना, तो इनको रास्ते में क्या कर लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा घेर लिया गया। और जब अंग्रेजों के द्वारा इन्हें घेर लिया गया, तो इनकी और अंग्रेजों की आपस में होती है लड़ाई। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि 23 अप्रैल 1858 को विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फायरस बैटल देखने को मिलता है नियर द गंगा अगेंस्ट द कैप्टन ली ग्रैंड। तो कैप्टन ली ग्रैंड जो होता है, वो इनके खिलाफ लड़ाई कर रहा होता है, जब ये वापस लौट के जगदीशपुर आना चाहते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, क्योंकि देखो, हम लोग तो, हमारे पास कोई हथियार थे नहीं, बंदूक तोपे ये वो तो थी नहीं, हम तलवारों से लड़ते थे, या फिर हमारे पास घोड़े थे तो उससे लड़ते थे। तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर वीर कुंवर सिंह के ऊपर ना गोली चलाई जाती है, और गोली जो है उनके राइट हैंड के अंदर जाकर के लग जाती है। अब उस गोली के अंदर क्या होता है कि जहर भरी होती है। तो इसके वजह से उनको लगता है कि अगर ये मैंने अपना हाथ बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो इस हाथ को काट के फेंकना होगा। और उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए तलवार लिया और तलवार से अपने हाथ को काट के गंगा नदी में फेंक दिया, जिससे कि जहर जो है वो उनके शरीर में ना फैले। लेकिन होता क्या है, ये लड़ाई तो वो जीत गए, यहाँ पर भी अंग्रेज हार गए। हालाँकि उनको गोली लगी हाथों में, है ना? उन्होंने अपना हाथ काट के भी फेंक दिया, लेकिन अगेन उनकी सेना जो है वो अंग्रेज़ों से जीत गई। लेकिन होता क्या है कि अब उन्होंने अपना हाथ काट दिया था गोली लगने की वजह से, तो इसके वजह से उनके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो बाहर निकला, जिसके वजह से वीर कुँवर सिंह की डेथ जो है वो हो जाती है। तो डेथ होती है बिकॉज़ ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इनकी लेगेसी को इनके जो भाई होते हैं, यंगर ब्रदर, जिनका नाम क्या होता है, अमर सिंह, उन्होंने क्या किया, कैरी किया, टुक फॉरवर्ड किया, और इन्हें देखने को मिलेगा कि इनके टाइम पर भी इन्होंने ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। तो आपको देखने मिलेगा कि हिज यंगर ब्रदर अमर सिंह टुक चार्ज एंड टॉर्मेंटेड द ब्रिटिश अक्रॉस द शाहाबाद रीजन। तो जो शाहाबाद रीजन है, उस रीजन के अंदर इनके छोटे भाई अमर सिंह ने ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। इनको ना अरेस्ट किया गया, याद रखना कि जो अमर सिंह है इनको पकड़ लिया गया, है ना। इनको अरेस्ट किया गया जब ये नेपाल भाग के गए हुए थे, तो वहां से पकड़ करके इन्हें गोरखपुर में ला करके रख दिया गया था, गोरखपुर जेल के अंदर, जहां पर इनको डायसेंट्री यानी कि पेचिस होने की वजह से इनकी जो डेथ है वो हो जाती है। तो ये थे हमारे कुछ बिहार के 1857 के रिवोल्ट के हीरो जिनके बारे में मैंने बताया। इन हीरो के बारे में जरूर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। ये ध्यान रखना, देखो इनके बारे में तो मैंने बता दिया, कुंवर सिंह के बारे में, बाकी इन लोगों के बारे में भी बता दिया। एंड एक चीज जो आपको और ध्यान रखनी है, जो पूछी जाती है, वो है लोकल हीरो के बारे में, कि छपरा के कौन थे, दैट वाज मोहम्मद हुसैन खान, और गया के कौन थे, दैट वाज खुशलाल सिंह। तो इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। बाकी इनके यंगर ब्रदर के बारे में भी ध्यान रखना, जिनका नाम अमर सिंह है। अमर सिंह को नेपाल से पकड़ लिया गया था, गोरखपुर जेल में इनको डाला गया था, जहां पर डायसेंट्री यानी कि पेचिस की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बिहार, है ना। देखो, 30 अप्रैल 1908 के अंदर मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड होता है ना। मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड होता है 30 अप्रैल 1908 को। होता क्यों है, इस चीज को जरा हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम इसे प्लॉट करेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि आखिर ये चीज हुई क्या। अब देखो, जो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड है ना, इसके अंदर टारगेट क्या था। टारगेट ये था कि जो रिवॉल्यूशनरीज थे ना, वो काफी ज्यादा नाराज थे, जो
मुजफ्फरपुर का बोल सकते हो कि जज है जिसका नाम है किंग्सफोर्ड, उसके ऊपर, है ना? क्योंकि जो किंग्सफोर्ड था उसने बहुत ही ज़्यादा इनफेमस जजमेंट जो है वो दिए थे, और ख़ास करके ये जो जजमेंट थे वो दिए गए थे इंडियंस के अगेंस्ट ही, है ना? तो जो इंडियंस के अगेंस्ट इनफेमस जजमेंट दिए गए थे, इससे काफ़ी ज़्यादा जो नाराज़ थे वो हमारे बिहार के लोग थे। किसके अगेंस्ट में? तो जो एक जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। तो इसको मारने के लिए, इसको टारगेट करने के लिए इसके व्हीकल के अंदर क्या किया गया, एक बॉम्ब लगा दिया गया। और ये एक्शन किया किसने? ये बॉम्ब लगाने वाला काम किसने किया? तो खुदीराम बोस ने किया और प्रफुल्ला चाकी ने किया। याद रखना ये दोनों लड़के हैं और काफी यंग एज के हैं। कहा जाता है खुदीराम बोस तो सिर्फ 18 साल के थे जब उन्हें फांसी दी गई, और ये जो प्लानिंग है वो उन्होंने करी थी। तो याद रखना कि यहाँ पर टारगेट बेसिकली क्या था? टारगेट ये था कि जो किंग्सफोर्ड है उसको मारना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बहुत ही गलत तरीके से जजमेंट दे रहा है और ये हम इंडियंस को परेशान कर रहा है। तो इसको मारने के लिए जो खुदीराम बोस है और प्रफुल्ल, इनके मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, खुदीराम बोस हो गए और जो प्रफुल्ल चाकी हो गए, इन्होंने क्या किया, जो किंग्सफोर्ड की कार थी ना उसके अंदर इन्होंने बॉम्ब लगा दिया। अब उस दिन होता क्या है, उस दिन होता ये है कि जो किंगफोर्ड है वो उस दिन कार में बैठा ही नहीं होता। उसकी जगह पर आप देखोगे तो उसकी जो वाइफ होती है और उसकी जो डॉटर होती है वो यहाँ पर बैठे होते हैं। और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश का बैरिस्टर होता है, दैट वाज प्रिंगल कैंडली, वो इसके अंदर बैठ करके कहीं जा रहा होता है। तो अब बम तो ये देख के फूटेगा नहीं ना कि इसके अंदर बैठा कौन है। बम लगा है, बम को ब्लास्ट होना है, तो बम ब्लास्ट हो जाता है। उस दिन किंग्सफोर्ड जो है वो कार में नहीं होता है, उसकी जगह पर जो ब्रिटिश के बैरिस्टर होते हैं प्रिंगली, वो होते हैं, उनकी वाइफ और उनकी डॉटर होती है। और ये जो बॉम्ब होता है वो ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इन दोनों तीनों लोगों की जान जो है वो चली जाती है। और इन दोनों तीनों लोगों की जब जान जो है वो चली जाती है, तो उस टाइम पर अब क्या होती है, पुलिस तहकीकात स्टार्ट करेगी। और जब पुलिस तहकीकात स्टार्ट करती है तो 2 मई 1908 को उन्हें पता लगता है प्रफुल्ल चाकी के बारे में। और प्रफुल्ल चाकी को क्या किया जाता है, पुलिस के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जब पुलिस के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो इस दिन जो प्रफुल्ला चाकी हैं वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें होती हैं और 2 मई 1908 को ये अपने आप ही सुसाइड करके इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर आती है बात खुदीराम बोस के ऊपर। अब देखो, खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया है, खुदीराम बोस के ऊपर ट्रायल चल रहा है। और जो लॉयर कालिदास है ना, याद रखना कि इन लॉयर के भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉयर कालिदास बसु, ये किसका केस लड़ रहे हैं? खुदीराम बोस का केस लड़ रहे हैं। तो लॉयर कालिदास बासु जो हैं वो खुदीराम बोस का केस लड़ रहे हैं, लेकिन ये केस वो हार जाते हैं और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया जाता है, मतलब फांसी चढ़ा दी जाती है अंडर द सेक्शन 302 इन मुजफ्फरपुर, यानी कि मुजफ्फरपुर के अंदर। अब एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये है खुदीराम बोस के बारे में कि ही वाज जस्ट 18 ईयर एंड 8 मंथ ओल्ड एंड ही इज सेलिब्रेटेड एज द यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी अंडर 18 टू बी हंग्ड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर 18 साल की एज में मरने वाले ये सबसे यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी के लिस्ट में आते हैं। और इनकी जो हत्या है वो अंग्रेजों ने कुछ इस तरीके से करी है। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बिहार के बारे में सबसे पहले हमने देखा मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड, जहां पर हमने देखा कि कैसे जो किंग्सफोर्ड था इसको मारने की प्लानिंग करी गई थी खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी के अंदर। लेकिन किंग्सफोर्ड जो है वो यहाँ पे बच जाता है, उसकी गाड़ी में बॉम्ब तो लगा दिया जाता है, बट मरने वाला होता है ब्रिटिश बैरिस्टर, दैट वाज प्रिंगल, उसकी वाइफ और उसका डॉटर। इसके वजह से प्रफुल्ला चाकी सुसाइड कर लेते हैं। कालिदास बसु जो कि खुदीराम बोस का केस लड़ते हैं वो केस हार जाते हैं and उसके बाद उनको फांसी दे दी जाती है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सीक्रेट सोसाइटीज एंड अवेकिंग। अब ये सीक्रेट सोसाइटीज कैसे हैं, कैसे इन्होंने नेशनलिज्म की भावना को फोस्टर किया, उस चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो, बिहार की सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में जरा हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें पता लगेगा किसके बारे में, रामकृष्ण सोसाइटी के बारे में। अब देखो, ये रामकृष्ण सोसाइटी जो है 1906 में हमें देखने को मिलती है। इसके फाउंडर होते हैं बाबू ठाकुर दास भागलपुरी, है ना? बाबू ठाकुर दास भागलपुरी ने रामकृष्ण सोसाइटी की फाउंडेशन रखी थी। याद रखा, इन्होंने एक मैगजीन पब्लिश करी थी, दैट वाज द मदरलैंड। तो याद ये रखना है कि द मदरलैंड नाम की मैगजीन किसने स्टार्ट करी? तो बाबू ठाकुर दास ने, जो कि रामकृष्ण सोसाइटी के फाउंडर भी थे। इनका ये था कि बिहार को क्या किया जाए, अलग बनाया जाए, और बिहार को स्ट्रेंथन एंड अलग बनाने की जो डिमांड है इनके द्वारा रखी गई थी। फिर इसके द्वारा अगर आप देखोगे तो अनुशीलन समिति जो है 1913 के अंदर स्टार्ट होती है।
इसके जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं सचिंदर सान्याल, और इन्होंने इसकी एक ब्रांच कहाँ पर स्टार्ट करी थी? पटना के अंदर स्टार्ट करी थी। तो याद रखना कि जो अनुशीलन समिति है, जिसके फाउंडर हैं सचिंदर सान्याल, इन्होंने अपनी एक ब्रांच को पटना में भी क्या किया था? स्टार्ट किया था। फिर आती है द डिवाइड, अक्टूबर 16 1905। अक्टूबर 16 1905 के अंदर द डिवाइड जो है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कि बंगाल का जो पार्टीशन है वो कर दिया जाता है। यहाँ पर तुम्हें पता लगेगा कि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन होता है, वो ये इनेक्ट करता है कि अब बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल जैसे दो हिस्सों में क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। इस चीज का विरोध जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, और बंग भंग विरोध दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। लोग जो है वो एक दूसरे को पूरे देश भर में राखी बांधते हैं, और यहाँ पर आपको दरभंगा के अंदर सतीश चंद्र जो है वो लेड करते हैं रक्षाबंधन प्रोग्राम को। फिर इसके बाद कौन-कौन से की फिगर्स हैं जिन्होंने इस डिवाइड के अंदर अपने आप को एक लीडर के रूप में दिखाया और इन्होंने इस डिवाइड का विरोध किया। सबसे पहले तो आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नाम का जो गाना है वो इसी चीज के लिए लिखा था, बिकॉज उन्हें क्या करना था? इस पार्टीशन के अगेंस्ट में बोलना था। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भी इस पार्टीशन के अगेंस्ट में जाकर के क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था। तो अभी तक जो मैंने बताया पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर, तो आपको पता लगा कि देखो 16 अक्टूबर 1905 को ये डिसाइड किया गया कि बंगाल को बांटा जाएगा, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में, अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड कर्जन। इस चीज का विरोध हुआ और बंग भंग विरोध दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया। पूरे देश में रक्षाबंधन मनाया गया। सतीश चंद्र ने क्या किया? राखी बंधन प्रोग्राम भी बिहार के अंदर स्टार्ट किया, दरभंगा के अंदर। फिर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अमार सोनार बांग्ला लिखा, और तिलक ने जो है प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। अब देखो बिहार के अंदर क्या रोल रहा, बिहार का इसके अंदर क्या रोल रहा, उस चीज की हम बात करते हैं। देखो मैक्सिमम अपोजिशन जो है ना, बिहार में सबसे ज्यादा जो अपोजिशन है वो आया फ्रॉम सरस्वती अकेडमी। अभी जो सरस्वती अकेडमी है जो कि सतीश चंद्र चलाते थे, ये एक बॉय का एसोसिएशन था। इनके द्वारा क्या किया गया था? इस पार्टीशन ऑफ बंगाल का सबसे ज्यादा जो है विरोध किया गया था, और सतीश चंद्र ने क्या किया था? राखी बंधन प्रोग्राम भी जो है वो स्टार्ट किया था। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखना कि ये जो बिहार है इसको अलग करने की डिमांड जो है वो रामकृष्ण सोसाइटी के द्वारा स्टार्ट करी गई। तो इसमें 1911 का जो दिल्ली दरबार लगाया गया ना, उस दिल्ली दरबार के अंदर ये अनाउंस किया गया कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ है उसको हम खत्म करेंगे और बिहार को बंगाल से अलग करेंगे, है ना। मतलब कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को तो नल एंड वॉइड कर दिया गया, मतलब नल एंड वॉइड करके खत्म कर दिया गया कि चलो ठीक है, बंगाल का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ना ही बंगाल को दो भागों में बांटेंगे, लेकिन बंगाल से बिहार को अलग कर देंगे। इसकी घोषणा, इसकी जो डिक्लेरेशन है वो 1911 में कर दी गई। अब यहाँ पर हमारा बिहार जो है, जो आज का मॉडर्न बिहार है, वो कैसे पैदा होता है इस चीज की हम बात करते हैं। अब देखो बिहार, अभी अंग्रेजों ने 1911 में जो यहाँ पर विरोध हो रहा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को बंद करो, इस चीज को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे? हम बिहार को बंगाल से अलग करेंगे। तो अर्ली डिमांड जो बिहार को अलग करने की उठी थी वो उठी थी 1875 में। 1875 में बिहार हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, जर्नल हुआ करता था, जिसको गुरु प्रसाद सेन ने क्या किया था? स्टार्ट किया था। याद रखना, ये जो गुरु प्रसाद सेन ने जो स्टार्ट किया था ना, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इस चीज को नहीं भूलेंगे कि जो आपका बिहार हेराल्ड न्यूज़पेपर हो गया, इसको गुरु प्रसाद सेन ने स्टार्ट किया था, जहां पर पहली बार बिहार एक अलग स्टेट हो, इस चीज की डिमांड रखी गई। फिर 1894 में, याद रखना 1894 के अंदर जो बिहार टाइम था उसके एडिटर थे कौन? महेश नारायण। बिहार टाइम जिसके एडिटर महेश नारायण थे, इन्होंने भी क्या किया? बिहार को अलग करने की बात करी थी। इसके अलावा जो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनको हम द मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार भी कहते हैं, और इनको हम, और इसके साथ साथ महेश नारायण जो हैं उन्हें भी हम जानते हैं, जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया। महेश नारायण कौन है? बिहार टाइम के एडिटर। इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया जिससे कि बिहार को अलग किया जा सके बंगाल से। और इन सभी का जो एक तरीके का बोल सकते हो हार्डवर्क है, वो 1911 दिसंबर के अंदर जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था इंडिया के अंदर, सफल होता हुआ दिखाई देता है। और किंग जॉर्ज फाइव जो हैं वो पहली बार 3 अनाउंसमेंट करते हैं। 3 अनाउंसमेंट में कौन-कौन से अनाउंसमेंट होती है? एक अनाउंसमेंट होती है कि जो बंगाल का पार्टीशन है वो क्या कर दिया जाएगा? कैंसल कर दिया जाएगा। कैपिटल जो है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी। और तीसरा यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे।
यानी कि बिहार और उड़ीसा जो हैं वो आपके सेपरेट कर दिए जाएंगे, अलग अलग जगहों पर आपको बिहार एंड उड़ीसा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की बात यहाँ पर करी गई है। तो इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, है ना। चलो, इसके अलावा जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये बात तो 1911 में हो गई दिसंबर में कि हाँ चलो बिहार को ना हम क्या करेंगे, अलग स्टेट बनाएंगे। ये घोषणा हुई है, सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है। लेकिन बिहार को एक्चुअली में 22 मार्च 1912 को क्या किया गया था, आजाद किया गया था, एक अलग प्रोविंस बनाया गया था। तो याद रखना 22 मार्च 1912 को बिहार एंड उड़ीसा को ऑफिशियली सेपरेट किया गया। और याद रखना ये किससे सेपरेट होकर बना है, तो बंगाल से सेपरेट होकर के बना है। और इसी 22 मार्च को हम क्या करते हैं, बिहार दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके सेशन के बारे में कि कौन-कौन से सेशन बिहार में हुए हैं, कब-कब हुए हैं, इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी कब है। सबको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन है, वो दिसंबर 1885 के अंदर बॉम्बे में हुई थी अंडर द ए.ओ. ह्यूम, है ना। यहाँ पर आपको द वर्ड स्वराज यानी कि सेल्फ रूल फर्स्ट यूज इन द 1906 कलकत्ता सेशन अंडर द दादा भाई नरोजी। तो जो आपके दादा भाई नरोजी हैं, दादा भाई नरोजी के जो सेशन था कलकत्ता के अंदर, वहां पर पहली बार 1906 में सेल्फ रूल यानी कि स्वराज की बात भी करी गई थी। अब देखो यहाँ से बिहार पीसीएस के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि बिहार का कौन सा सेशन कहाँ पर हुआ था और उसके प्रेसिडेंट कौन से थे और उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट या फिर रिजल्ट क्या रहा था। हमें सारे नहीं देखने, हमें देखने हैं जो बिहार के अंदर कंडक्ट हुए हैं वो। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 27वां सेशन बिहार के अंदर जो कांग्रेस का 27वां सेशन है 1912 में, वो होता है। कहाँ पर होता है, तो पटना के अंदर जो बांकीपुर है वहां पर कांग्रेस का 27वां सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन बनाए जाते हैं, आर एन मधुलकर जो है वो बनाए जाते हैं। याद रखना ये फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जो बिहार में कराया जाता है। तो 1912 में बिहार बना है ना। 1911 के बाद 1912 में बिहार बना है। और इसी दिसंबर के अंदर 27 तारीख और 27वां जो सेशन होता है कांग्रेस का, वो 27वां सेशन पटना के बांकीपुर में होता है। आर एन मधुलकर प्रेसिडेंट होते हैं और ये पटना में कांग्रेस का पहला सेशन देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं 37 सेशन की। तो जो 37 सेशन होता है वो होता है 1922 में। और ये कहाँ पर होता है, गया के अंदर होता है ना। गया जो बिहार के अंदर है वहां पर 27वां सेशन होता है। और चितरंजन दास, याद रखना हु इज द पर्सन, चितरंजन दास जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने क्या किया है, इस चीज को लीड किया है, यानी कि वो यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे हैं। अब याद रखना इसका एक सिग्निफिकेंट ये भी है कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर और भी लोग हैं, मतलब कुछ स्पेशल लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऐड करने की बात करी जाती है, किसके द्वारा, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन कांग्रेस ने इस डिमांड को खत्म कर देती है, इस डिमांड को नहीं मानती। तो इसके वजह से जो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू हैं वो अपनी एक स्वराज पार्टी बनाते हैं इलाहाबाद के अंदर। और ये बनती कब है, 1923 के लिए। तो जब आप स्वराज पार्टी की बात करते हो ना, कांग्रेस से अलग होकर बनी है, तो उसका भी सिग्निफिकेंस यहीं से आता है, क्योंकि ये सेशन हुआ था गया में, चितरंजन दास हेड थे। वहां पर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ये कहते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना कुछ ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं लेकिन काबिल हो। लेकिन कांग्रेस इस बात को डिनाई करती है, जिसकी वजह से जो सीआर दास इनके चितरंजन दास हो गए। और साथ में जो स्वराज पार्टी है, ये लोग क्या करते हैं, जो मोतीलाल नेहरू हैं ये स्वराज पार्टी बनाते हैं 1923 इलाहाबाद के अंदर। फिर यहाँ पर पता लगता है कांग्रेस का जो 53rd सेशन होता है, यानी कि 53वां सेशन 1940 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो जो झारखंड का रामगढ़ है। अब देखो झारखंड आज अलग हो गया है, लेकिन उस टाइम पर तो बिहार में ही था। तो झारखंड का जो रामगढ़ है वहां पर क्या होता है, कांग्रेस का 53वां सेशन होता है। अबुल कलाम आजाद जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, ये उसको प्रिसाइड ओवर करते हैं। ये काफी क्रूशियल सेशन भी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर पता लगती है। जो कांग्रेस के सेशन है आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप क्वेश्चन देखोगे जो कि 64th बीपीएससी में पूछा गया था कि एट विच प्लेस 27 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बांकीपुर पटना 1912। तो 1912 बांकीपुर पटना के अंदर क्या हुआ था कि आपका कांग्रेस का सेशन देखने को मिला था, और इस चीज को आप जरूर से ध्यान में रखोगे।
फिर इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी की, क्योंकि अब देखो गांधी जी आ चुके हैं 1915 के अंदर भारत में। तो अब गांधी जी जो है ना चंपारण में आते हैं, तो इस चीज को हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के नाम से, है ना। अब बात हम करते हैं 1917 की चंपारण सत्याग्रह की। देखो गांधी जी जो है फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में करते हैं, कहाँ से? चंपारण से करते हैं। तो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह अगर कोई है तो दैट इज चंपारण सत्याग्रह, और ये पूछा गया है, आई गेस सीडीएस के अंदर पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखना। अब जो गांधी जी है ना, ये आखिर क्यों आते हैं चंपारण, क्या रीजन होता है, इस चीज को जरा समझते हैं। यहाँ पर हमें पता लगेगा एक्सप्लोटिव सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स जो कि बिहार में चल रही है, दैट इज तीन कठिया सिस्टम, है ना। बिहार के अंदर तीन कठिया सिस्टम काफी पहले से चल रही है। यहाँ पर जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स हैं वो फार्मर से फोर्सफुली क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास 20 कट्ठा खेत है, मतलब कि अगर तुम्हारे लैंड का 20 हिस्सा कर दिया जाए, तो उस 20 हिस्से के थर्ड हिस्से में तुम क्या करोगे? नील की खेती करोगे। यानी कि अगर तुम्हारे खेत के 20 हिस्से हैं तो उस 20 हिस्से में से तुम 3 हिस्से में क्या करोगे? नील की खेती करोगे, यानी कि कल्टीवेशन करोगे इंडिगो का। और ये फोर्सफुली कराया जाता था, अगर किसान का मन नहीं भी है तो भी उसे ये काम करना ही पड़ेगा। फिर आती है 1859, है ना। 1859 के अंदर आप देखोगे तो जो फर्स्ट इंडिगो रिवोल्ट है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? चंपारण के अंदर। फिर 1867 में भी ये रिवोल्ट और बड़ा हो जाता है, और जो आपका पचकठिया सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है तीन कठिया सिस्टम से। पहले क्या था? पहले ना जैसे अभी मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो हिस्ट्री में हम तीन कठिया सिस्टम पढ़ते हैं। लेकिन बिहार के एरिया में ना पहले ये तीन कठिया नहीं बल्कि पचकठिया सिस्टम था। मतलब कि ये जो आपका जमीन है, इस जमीन के 5 हिस्से में नील की खेती करनी है। लेकिन जब 1859 के अंदर रिवोल्ट हुआ तो अंग्रेजों ने देखा कि अरे ये तो थोड़ा गलत हो रहा है। तो जो अगेन एक रिवोल्ट हुआ कब? 1867 में। तो उन्होंने कह दिया कि यार हम क्या करेंगे ना, इस पचकठिया सिस्टम को तीन कठिया सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तब तो तुम खेती करोगे। लेकिन अगेन इस चीज को क्या कर दिया लोगों ने? मना कर दिया, कहा कि नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 1916 में लखनऊ के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है 1916 लखनऊ के अंदर, जहां पर राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं? अटेंड करने जाते हैं। जब राजकुमार शुक्ला उस सेशन को अटेंड करने जाते हैं तो वहां पर वो मिलते हैं किससे? गांधी जी से, है ना। जब वो गांधी जी से मिलते हैं तो वहां पर वो फार्मर्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमारे बिहार में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, एक बार आप प्लीज बिहार आइए और बिहार आके विजिट करिए और एक बार हमारे किसानों की हालात को देखिए। गांधी जी उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, और राजकुमार शुक्ला के कहने पर जो गांधी जी हैं वो बिहार आने के लिए राजी हो जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी किसके बुलाने पर बिहार आए थे, तो दैट वाज राजकुमार शुक्ला, है ना। तो राजकुमार शुक्ला जो कि पीजेंट के लीडर थे, इन्होंने क्या किया था? लखनऊ के अंदर गांधी जी को इन्वाइट किया था कि एक बार आप बिहार आइए और बिहार घूमिए। अब याद रखना कि ब्रज किशोर प्रसाद, है ना, ब्रज किशोर प्रसाद जो कि चीफ एसोसिएट हुआ करते थे, उन्होंने गांधी जी को क्या किया? चंपारण लेकर के आया। किसके साथ? राजकुमार शुक्ला के साथ। तो राजकुमार शुक्ला के साथ जो ब्रज किशोर प्रसाद हैं वो चंपारण आते हैं, और राजकुमार शुक्ला उनके साथ मिल करके चंपारण घुमाते हैं गांधी जी को। अब यहाँ पर जब गांधी जी सत्याग्रह करते हैं, चंपारण आते हैं, तो उसकी भी कुछ क्रोनोलॉजी है, इस चीज को जरा हम समझते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं गांधी जी को बताया गया और गांधी जी उड़ के बिहार पहुंच गए। गांधी जी ट्रेन पकड़े होंगे तभी बिहार आए होंगे। तो इसमें क्या होता है कि डे बाय डे हम प्रोग्रेशन देखते हैं कैसे होता है इस विक्ट्री की। देखो अप्रैल 1917, यानी कि 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी कलकत्ता से क्या करते हैं? ट्रेन पकड़ते हैं, और बिहार आने के लिए वो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। फिर अप्रैल 10 को, यानी कि 9 अप्रैल को गांधी जी कलकत्ता से बिहार के लिए चलते हैं। 10 अप्रैल 1917 को ये पटना आके पहुंच जाते हैं। जब ये पटना गांधी जी आते हैं, पहुंचते हैं, तो भाई गांधी जी को तो आराम भी करना है। तो गांधी जी आराम करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, और वहां पर वो महरूल हक के घर में भी जाकर के थोड़ी देर रुकते हैं। तो याद रखना कि जो गांधी जी हैं कलकत्ता से बिहार आते हैं, बिहार में 10 तारीख को पटना पहुंचते हैं, पटना पहुंचने के बाद राजेंद्र प्रसाद के घर वो जाके रुकते हैं, और वो मेहरुल हक के घर भी जाकर के विजिट करके आते हैं। फिर 10 तारीख को तो ये आ चुके हैं। अब ये 15 तारीख का जो दिन है, उस 15 तारीख को क्या होता है? 15 तारीख को आपको पता लगेगा कि जो गांधी जी हैं वो फाइनली पहुंचते हैं चंपारण। कहाँ पहुंचते हैं? चंपारण पहुंचते हैं। जब गांधी जी 15 तारीख को चंपारण पहुंचते हैं, तो गांधी जी के चंपारण पहुंचने से पहले ही जो अंग्रेज थे वहां पर धारा 144 लगा के रखे हुए थे। धारा 144 में क्या होता है कि अगर 5 लोगों से ज्यादा कहीं पर भी लोग इकट्ठा होते हैं
तो फिर उनको क्या कर दिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। तो गांधी जी वॉज अ फेमस पर्सनालिटी और अंग्रेजों को पता था कि अगर गांधी जी आ रहे हैं तो भीड़ लगेगी। तो भीड़ ना लगे इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, वहां पर धारा 144 लगा दी, जिसकी वजह से जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो जो डब्ल्यू बी हैकोक होता है वो गांधी जी को अरेस्ट कर लेता है। क्यों अरेस्ट कर लेता है? क्योंकि वो कहता है कि देखो गांधी जी, आपके आने की वजह से यहाँ पर बहुत सारा भीड़ लग चुका था और हमने ऑलरेडी यहाँ पर धारा 144 लगाई थी, तो आपने इसको वायलेट किया है और इसलिए हम क्या करते हैं, आपको अरेस्ट करते हैं। गांधी जी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब गांधी जी पहली बार चंपारण गए थे, तो गांधी जी को देखने के लिए लोग आए हुए थे, तो सारे के सारे लोग कहाँ पर पहुंच गए, थाने के बाहर पहुंच गए। अब थाने के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो पब्लिक प्रेशर की वजह से गांधी जी को रिहा करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। अब जून का महीना आ गया और जून के महीने में 1917 के अंदर ही गांधी जी क्या होते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक मीटिंग करते हैं। गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करते हैं और चंपारण अग्रेरियन इक्विटी कमेटी के साथ में मीटिंग करते हैं, जिसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग गांधी जी। यहाँ पर बात क्या होती है, गवर्नमेंट के साथ बात ये होती है कि जो तुम ये 3 कटिया सिस्टम लेकर के आए हो बिहार में, इसको तुम क्या करो, वापस कर लो, क्योंकि यहाँ के किसानों की हालत खराब है। और यहाँ पर आपको पता लगता है मार्च 1918 के अंदर कि बेस्ड ऑन द कमेटी रिपोर्ट अ न्यू एक्ट इज पास, तिनकठिया सिस्टम लीगली एबॉलिश। तो अभी जो मैंने बताया था ना, आई होप कि क्लियर रहा होगा, है ना। देखो इसके अंदर मैंने जो सारी चीजें बताई थी उसमें से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, वो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो 65th बीपीएससी के अंदर ना एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी को ना चंपारण आने के लिए किसने इनवाइट किया था। अभी मैंने बताया था ऊपर, राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था। बाकी जो क्रोनोलॉजी है ये भी ध्यान रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ चंपारण सत्याग्रह हीरो, है ना, कि हम चंपारण सत्याग्रह के हीरोज की जब बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे लोग थे जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसका, अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में, है ना। देखो अनुग्रह नारायण सिन्हा जो हैं ये प्रोमिनेंट एसोसिएट थे जो कि गांधी जी के साथ लगातार चंपारण सत्याग्रह में बने हुए थे। इसके अलावा जो माधव देसाई थे, ये भी गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे जो कि चंपारण सत्याग्रह में जुड़े हुए थे। जेबी कृपलानी, ये क्या होते हैं, ये गांधी जी से मिलते हैं कब, जब गांधी जी मुजफ्फरपुर आते हैं और बाद में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। सोचो गांधी जी से इनका कितना ज्यादा अफेक्शन रहा होगा कि जेबी कृपलानी पहली बार मिलते मुजफ्फरपुर में है गांधी जी से और बाद में क्या होते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब याद रखना कि ये तो गांधी जी की बात हो गई। अब यहाँ पर गांधी जी जब चंपारण आते हैं ना, तो चंपारण में गांधी जी को मारने का षड्यंत्र किया जाता है और इस षड्यंत्र को इरविन के द्वारा किया जाता है, जो लॉर्ड इरविन होता है ना उसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक पर्सन होते हैं जिनका नाम क्या होता है, बताक खां मियाँ। तो बतक मियाँ इनका नाम होता है। बतक मियाँ बेसिकली खाना बनाने का काम करते हैं, रसोइया होते हैं और इनको पता लगता है कि जो ये लॉर्ड इरविन है, इसने गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया है ताकि गांधी जी जब खाना खाएं तो उनकी डेथ हो जाए। तो इस बतक मियाँ ने क्या किया है, गांधी जी की यहाँ पर जान भी बचाई है। उस पॉइजनस फूड को क्या किया है, गांधी जी को नहीं खाने दिया है। तो यहाँ पर गांधी जी की जान भी थोड़ी बचाई गई है। फिर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि गांधी जी जब बिहार में घूम रहे थे तो उन्होंने बिहार के अंदर एक आश्रम जो है उसको स्टैब्लिश किया, जिसका नाम क्या था, भितवरवा भीति हरवा आश्रम, है ना। नाम थोड़ा बड़ा अजीब है बट समझ लेना, है ना। मैं भी पहली दूसरी बार इस नाम को पढ़ रहा हूँ। तो भीति हरवा जो हमारा आश्रम है इसको याद रखना, गांधी जी के द्वारा बिहार में बनवाया गया। और खास करके जो चंपारण वाला एरिया है वहां पर लड़कियों को पढ़ने के लिए गांधी जी की जो वाइफ थी दैट वाज कस्तूरबा गांधी, उनके नाम पे कस्तूरबा गांधी गर्ल स्कूल की भी ओपनिंग करी गई। तो गांधी जी जब चंपारण आते हैं तो इतने सारे काम होते हैं, उनके साथ अनुग्रह नारायण सिन्हा, माधव देसाई, जेबी कृपलानी लोग इस सत्याग्रह के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बतक मियाँ जो हैं वो गांधी जी का जान जाने से बचाते हैं, खाने में जहर मिला होता है इसकी सूचना देते हैं और यहाँ पर बीती हरवा नाम का एक आश्रम बनाया जाता है गांधी जी के लिए और बाद में उसमें लोग रहते हैं। और फिर एक कस्तूरबा गांधी गर्ल स्कूल भी जो है वो बनाया जाता है जहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं। बीपीएससी क्या पूछा जा सकता है, बीपीएससी आपसे ये पूछा जा सकती है कि बताओ भारत की मिट्टी पर गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था। तो दैट वाज चंपारण सत्याग्रह, है ना। तो भारत की धरती पर, क्योंकि गांधी जी ने इससे पहले साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था, लेकिन भारत में जो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया दैट वाज इन चंपारण। आगे बढ़ते हैं, नॉन कोऑपरेशन इन बिहार।
बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है इस चीज की बात करते हैं, जो कि 1920 से 1922 तक हमें देखने को मिलता है। देखो 1 अगस्त 1920 है ना, ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है अंडर द गांधी जी लीडरशिप। तो जो गांधी जी के लीडरशिप होता है वहां पर 1920 में 1 अगस्त को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। 22 दिसंबर 1921 है ना, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव होते हैं पटना के अंदर। उनको ब्लैक झंडे जो हैं वो दिखाए जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ सरला देवी। तो याद रखना कि जो सरला देवी हैं उनके लीडरशिप में 22 दिसंबर 1921 को जब प्रिंस वेल्स पटना के अंदर आते हैं तो उनको काले कलर के झंडे दिखाए जाते हैं। फिर टाइम आता है 5 फरवरी 1922 का। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के अंदर एक इंसिडेंट होता है जिसको हम कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। ये जो चौरी चौरा इंसिडेंट है इसके अंदर जो लोकल लोग होते हैं वो 22 पुलिस वाले को क्या करते हैं, जिंदा जला देते हैं इन द पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन के अंदर बंद किया जाता है, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। और ये इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, उसी के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था। सो इसलिए इसको हम चौरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं। जब गांधी जी को ये बात पता लगी तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को क्या किया कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको वापस ले लिया और बोला कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है अब मैं इसे सस्पेंड करता हूं, अब हम इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। याद रखना कि अब बिहार के अंदर ऐसे कौन कौन से लीडर हैं जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक लीडर थे जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर थे। इसके अलावा मजरूल खान ये भी थे, मजरूल हक जिनको हम बोलते हैं। ब्रज किशोर प्रसाद हो गए, सरफराज हुसैन हो गए और अब्दुल बारी हो गए। ये लोग वो पर्सन हैं जो कि गांधी जी के इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बिहार के अंदर सपोर्ट कर रहे थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इस मोमेंट के अंदर बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ। देखो नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है कि अंग्रेजों का साथ मत दो, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप अपनी नौकरी छोड़ दो, आप गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने मत जाओ। तो अगर आप पढ़ने नहीं जाओगे तो फिर अपना तो स्कूल होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो बिहार है उसके अंदर कुछ स्कूल ओपन करे गए, कुछ चीजें बनाई गई जिनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल माइलस्टोन की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या पता लगता है बिहार विद्यापीठ के बारे में। देखो बिहार विद्यापीठ का जो इनॉग्रेशन है वो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसके जो चांसलर हैं वो कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद हुआ करते थे चांसलर, और वाइस चांसलर हुआ करते थे मेहरौल हक। इसके प्रिंसिपल बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये स्कूल इसलिए खोला गया था ताकि अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है और उसने नॉन कोऑपरेशन के अंदर अपने स्कूल को छोड़ दिया है तो वो फिर इस स्कूल के अंदर आके पढ़ सके। तो ये चीज बनाई गई बिहार विद्यापीठ के नाम से। चांसलर इसके बनाए गए थे ब्रज किशोर प्रसाद, वाइस चांसलर थे मजरोल हक और प्रिंसिपल बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हमारी सदात आश्रम जो है वो भी ओपन किया गया था। अब ये जो सदात आश्रम है इसको स्टैब्लिश किया था मजरूल हक ने, याद रखेंगे। इसका पर्पज ये था कि जो चरख यानी कि स्पिनिंग व्हील है, चक्र जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी ट्रेनिंग क्या किया जा सके, यहाँ पर दी जा सके वुमेन को, है ना। अब ये चरख या फिर चरखा जिसे तुम बोल सकते हो, है ना। चरखा जो गांधी जी वगैरह होते हैं ना, गांधी जी जिस तरीके से चरखा चलाते थे, चरखा चला के कपड़ा बनाते थे, उसी तरीके का चरखा यहाँ पर महिलाओं को चलाना सिखाया जा सके। उस चरखे के लिए क्या किया गया था, इस आश्रम को ओपन किया गया था, दैट वाज सदाकत आश्रम। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इसको रिपब्लिश किया गया था मदरलैंड मैगजीन के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर एक मीडिया भी होती है दैट इज मदरलैंड, और उसको क्या किया जाता है यहाँ से वापस से पब्लिश किया जाता है। इसकी लेगेसी क्या है, याद रखना कि इसकी लेगेसी ये है कि ये जो बिहार कांग्रेस है ना, बिहार कांग्रेस का ये आश्रम बाद में क्या बना था, हेडक्वार्टर भी बना था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगेन मैं आपको दोनों ही चीजें बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो बिहार विद्यापीठ बनाया गया जिसके चांसलर बने थे ब्रजकिशोर, वाइस चांसलर बने थे मेहरुल हक और प्रिंसिपल बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद। फिर सदात आश्रम जो है ये ओपन किया था मजरूल हक के द्वारा। इसका पर्पज ये था कि जो बिहार की वुमेन है उनको हम चरखा चलाने की क्या कर सके, ट्रेनिंग दे सके। बाद में यहाँ पर जो मदरलैंड न्यूज़पेपर थे उसको रिपब्लिश भी किया गया था। याद रखना इस सदात आश्रम का रेलेवेंस ये भी है कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस बाद में इसे अपना हेडक्वार्टर भी क्या करती है, बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से, है ना। अब देखो गांधी जी का जो सॉल्ट सत्याग्रह था इसके हम बात करते हैं।
इसमें आपको पता लगेगा कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट होती है फ्रॉम साबरमती से। 78 मेंबर गांधी जी के साथ जाते हैं और गांधी जी खुद भी होते हैं। तो टोटल 79 मेंबर इंक्लूडिंग गांधी जी, एक्सक्लूडिंग गांधी जी 78 मेंबर जो हैं वो साबरमती से जाते हैं कहाँ पर, नमक के कानून को तोड़ने के लिए। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस 78 में से बिहार के कितने लोग थे, है ना? तो इस 78 में से ध्यान रखना कि जो बिहार के थे ना वो सिर्फ एक ही पर्सन थे, वो थे हमारे कौन, उनका नाम था गिरिवर्धी चौधरी, है ना? तो गिरिवरधारी चौधरी, जिनको हम बोल सकते हैं गिरवरधारी, है ना? तो एक बार नाम देख लेना प्लीज, ये गिरवरधारी चौधरी जो है ना, तो गिरिवरधारी चौधरी ये हमारे एकमात्र ऐसे बिहारी थे जिन्होंने क्या किया था, गांधी जी के साथ इस दांडी मार्च के अंदर पार्टिसिपेट किया था। दांडी मार्च में क्या था कि दांडी के लिए मार्च स्टार्ट हुआ था फ्रॉम साबरमती, और जब ये दांडी पहुंचते हैं तो दांडी जाकर के 6 अप्रैल 1930 को ये जो सॉल्ट का रूल है उसको ब्रेक करते हैं। अब ये सॉल्ट का रूल ब्रेक क्यों किया गया, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी सबको पता है। इसके अंदर देखो क्या था कि जो नमक था ना, नमक पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। और नमक के बारे में ये कहा गया था कि नमक आपको ब्रिटिशर से ही खरीदना है, आप घर पे नमक नहीं बना सकते, ना तो बेचने के लिए और ना ही अपने खुद के खाने के लिए। तो गांधी जी ने ऐसा मना कर दिया था और बोला था कि हम नमक बनाएंगे। और नमक बनाने जब गए तो उसको क्या किया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। अब याद रखना कि ये जो गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था, इसी कानून को बिहार के अंदर भी लोगों ने अलग-अलग जगहों पे तोड़ा, जिसमें कि 15 अप्रैल 1930 को ये जो नमक का कानून है, ये तोड़ा गया कहाँ पर? सारण और चंपारण के अंदर। तो जो सारण हो गया बिहार के अंदर, जो चंपारण हो गया, वहाँ पर इस कानून को क्या किया गया है? तोड़ा गया है। याद रखना, फर्स्ट टू ब्रेक इन द लॉ इन बिहार, पहली बार बिहार के अंदर इसको ब्रेक किया गया है। फिर 16 अप्रैल 1930 को पटना के अंदर इसे क्या किया गया? तोड़ा गया, और इसके अंदर अंबिका कांत जो हैं उन्होंने लीड किया था। 23 अप्रैल 1930 को मुंगेर के अंदर जो हमारे श्री कृष्ण सिंह हैं उन्होंने क्या किया, इसको लीड किया और इन्होंने इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, यानी कि तोड़ दिया था। अब याद रखना आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट वुमेन रिवोल्यूशनरी, है ना? एक मिनट रुको, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि दिखे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट वुमेन रेवोल्यूशनरी जिनको बिहार में अरेस्ट किया गया था ड्यूरिंग द मूवमेंट, वो कौन थी? तो इसके अंदर याद रखना कि जो सहाना देवी थी, है ना? तो बिहार के अंदर पहली महिला जिसको अरेस्ट किया गया था इस सॉल्ट के अंदर, वो थी हमारी सहाना देवी, और इसके अलावा सरस्वती देवी। तो सहाना देवी और सरस्वती देवी को क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उन्होंने सॉल्ट को रूल को ब्रेक कर दिया था। तो ये याद रखेंगे, बिहार के ये फर्स्ट वुमेन है जिनको अरेस्ट किया गया था। अब देखो सिविल डिसोबीडिएंट जो है ना, वो पैरेलल हर जगह चल रहा था। लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा किसके बारे में, चौकीदारी टैक्स के बारे में। अब देखो ये सिविल डिसोबीडिएंट तो गांधी जी चला रहे हैं, वो तो अलग चल रहा है, बट उसके पैरेलल में चौकीदारी टैक्स मूवमेंट भी बिहार में स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर एक पैरेलल प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द चौकीदारी टैक्स ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया कहाँ पर? गुजरात के अंदर, ताकि वो नमक का कानून तोड़ सके। लेकिन उसी टाइम पर बिहार में लोगों ने चौकीदारी टैक्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर क्या था कि जो बड़े-बड़े ज़मींदार थे ना, वो अपनी सुरक्षा के लिए चौकीदार रखते थे, और उस चौकीदार का टैक्स ना वहाँ के आम लोगों से लेते थे। तो आम लोगों ने बोला कि यार आपको ना चौकीदार की नीड नहीं है, आप ये टैक्स हमसे मत लो। तो इसके लिए यहाँ पर चौकीदारी टैक्स को स्टार्ट किया गया था, और याद रखना ये बेगूसराय में 1931 को स्टार्ट हुआ था। फिर आते हैं हमारे पास बिहपुर लाठीचार्ज। अब देखो बिहपुर लाठीचार्ज क्या होता है, आपको पता लगता है कि डे जो हमारा होता है कि डेट जो होता है 1 जून 1930 को यहाँ पर बिहपुर लाठीचार्ज होता है। ये जो इवेंट होता है इसमें पुलिस क्या करती है, लोगों पर लाठीचार्ज करती है जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ इन भागलपुर। तो भागलपुर के अंदर जो मीटिंग हो रही होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में, तो वहाँ पर पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, और ये इंसिडेंट को हम कहते हैं बिहपुर लाठीचार्ज। फिर इसके पास होता है तारापुर मैसेकर। तारापुर मैसेकर कहाँ पर होता है? याद रखना 15 फरवरी 1932। हालाँकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है गांधी जी का, वो नमक के लिए चल रहा है, साथ में ये रेवोल्यूशन बिहार में चल रहे हैं। तो 15 फरवरी 1932 को तारापुर, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, फायर कर दिया ब्रांडली एट अनआर्म्ड सत्याग्रही। तो जो सत्याग्रही थे, जो कुछ नहीं कर रहे थे, गांधी जी के सत्याग्रह को फॉलो कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस वालों ने लगातार कई राउंड फायरिंग कर दी, और लगभग इसके अंदर 34 जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी जान चली गई।
एंड दैट इंसिडेंट वाज नोन एज तारापुर मैसेकर, जो कि मोस्ट पेनफुल इवेंट ऑफ बिहार या फिर इंडिया कह लो, इसको जाना जाता है ना। चलो, इसके अलावा जब आगे बढ़ते हो तो हमें पता लगता है कि अब कुछ लोग जो गांधी जी के इस एक्ट में साथ दिया था, जो गांधी जी के साथ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के अंदर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। जिनमें पता लगा कि देखो 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने एक नारा दिया, डू और डाई, यानी कि करो या मरो, बॉम्बे से। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जो प्रोमिनेंट लीडर थे ना बिहार के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। देखो 1942 आता है, गांधी जी कहते हैं कि यार दिस इज हाई टाइम दैट वी शुड डू अ डाई, मतलब करो या तो मरो, अदरवाइज अंग्रेज जो है वो जाने वाले नहीं है। तो गांधी जी के इतना कहने से ना जो अलग अलग जगह है वहां पर रिवोल्ट स्टार्ट हो गए। अब 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया और बिहार के जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनल थे जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे, उनको अरेस्ट करने का काम शुरू हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट किया गया, कहाँ से? सदात आश्रम से। सदात आश्रम अभी मैंने बताया था ना, जहाँ पे वुमेन को ट्रेनिंग दी जाती थी चरखा चलाने की। वहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है? अरेस्ट किया जाता है और बांकीपुर जेल के अंदर जो कि मुजफ्फरपुर में है, वहां पर क्या कर दिया जाता है? इनको बंद कर दिया जाता है। इसके बाद आते हैं श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से? मुंगेर से अरेस्ट किया जाता है और मुंगेर से अरेस्ट करके इनको भी बांकीपुर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर आते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो कि बहुत ही एक अच्छे लीडर थे, है ना। इनको अरेस्ट किया जाता है और इनको अरेस्ट करके हजारीबाग जो जेल है वहां पर डाल दिया जाता है। अब इनको ना हजारीबाग जेल में डालना इसलिए जाता है क्योंकि ये जेल से भाग जाते हैं, है ना। जेल से भागने के अंदर ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। पुलिस को पता होता है कि जेल से भाग सकते हैं, तो हजारीबाग जेल के अंदर इनको डाला जाता है क्योंकि हजारीबाग जेल की दीवारें बहुत बड़ी होती हैं। बट फिर भी क्या होता है, ध्यान रखना कि ये हजारीबाग जेल से भी भाग जाएंगे। तो अभी हम उसको आगे देखेंगे कैसे ये भागेंगे। बट आल्सो याद रखना कि यहाँ पर अनुग्रह नारायण को भी और अनुग्रह नारायण सिन्हा और मथुरा बाबू, इन सबको भी क्या किया जाता है? अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। तो जो टॉप लीडर है जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गया, श्री कृष्ण सिंह हो गए, इनको तो बांकीपुर जेल में ले जाया जाता है, जबकि जयप्रकाश नारायण है इनको हजारीबाग जेल में डाला जाता है। ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जब 1942 में गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो, तो उसी टाइम पर 11 अगस्त 1942 को हमें पटना के अंदर सुप्रीम सेक्रीफाइस देखने को मिलता है। अब ये सुप्रीम सेक्रीफाइस क्या है? तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि लगभग 50,000 स्टूडेंट न है ना, उन्होंने पटना सेक्रेटेरिएट की तरफ क्या कर दिया? मार्च कर दिया। और उनका एक कॉमन गोल ये था कि जो ब्रिटिश का फ्लैग लगा हुआ है ना पटना सेक्रेटेरिएट पे, उसे हम क्या करेंगे? उसे हम हटाएंगे और वहां पर इंडिया का झंडा जो है वो लगाएंगे। तो इस उम्मीद में जो 50,000 छात्र थे वो कहाँ पर चले गए? पटना सेक्रेटेरिएट के पास चले गए। जब आती हुई भीड़ को वहां की सरकार ने देखा, तो वहां का जो तत्कालीन डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसका नाम था डब्ल्यू आर्चर, उसने ऑर्डर दिया फायरिंग का। और इस फायरिंग के अंदर जो 7 स्टूडेंट है ना, उनकी हत्या हो गई। लेकिन जो तिरंगा है वो फिर भी नहीं गिरा और बाद में तिरंगा को, उस ब्रिटिश फ्लैग को हटा के वहां पे लगा दिया गया। तो इस चीज को ही हम क्या कहते हैं? सुप्रीम सेक्रीफाइस कहते हैं। तो सुप्रीम सेक्रीफाइस क्या है कि 11 अगस्त 1942 को जो 50,000 छात्र थे पटना के, वो पटना सेक्रेटेरिएट जाते हैं। वहां पर जो ब्रिटिश का फ्लैग होता है उसको हटा करके तिरंगा झंडा लगाना चाहते हैं, जिसके अगेंस्ट में जो पटना का डीएम होता है डब्ल्यू आर्चर, वो फायरिंग का ऑर्डर देता है, जिसमें 7 स्टूडेंट मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं कह सकते हो। और तिरंगा को जो है वो ऊपर लगा दिया जाता है आफ्टर दैट, इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश फ्लैग। अब याद रखना ये जो 7 लोग मार्टर है ना, आज भी इनका जो बोल सकते हो कि स्टैचू है वो वहां पर बना हुआ है। इनके डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं कि कौन से लोग कहाँ से हैं, है ना। मार्टर के नाम और उनके डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं। तो याद रखना कि पटना से 2 लोग थे, एक तो थे रामानंद सिंह और एक थे राम गोविंद सिंह। याद करने की ट्रिक ये है कि दोनों के नाम में राम है, तो ऐसे याद रखना कि पटना के दोनों लोग जो हैं वो राम के नाम से जाने जाते हैं, रामानंद सिंह और राम गोविंद सिंह। सारण के 2 स्टूडेंट थे, एक थे हमारे उन्मुक्त प्रसाद और एक थे राजेंद्र सिंह। भागलपुर से एक पर्सन थे, दैट वाज सतीश प्रसाद झा। फिर औरंगाबाद से एक पर्सन थे, दैट इज जगपति कुमार। और जमालपुर से एक पर्सन थे, दैट इज देवीपड़ा चौधरी, है ना। ये चीज हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ऊपर कि ये इन लोगों को जेल में रखा गया था, है ना। तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जो है ना, ये जेल से भाग जाएंगे, है ना। तो जेल से कैसे भागते हैं इस चीज को देखो।
तो जो जयप्रकाश नारायण है जिन्हें हजारीबाग जेल में रखा जाता है, तो ये क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं जेल से भागने का और ये डिसाइड करते हैं कि जो दिवाली आएगी ना, तो दिवाली वाले दिन यानी कि 9 नवंबर 1942 दिवाली की रात को ये क्या करते हैं, वहां से एस्केप हो जाते हैं, भाग जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जंप करते हैं वॉल ऑफ हजारीबाग को और जेल से क्या होते हैं, ये भाग जाते हैं छुप छुपा के। अब जब ये जेल से भाग जाते हैं तो पुलिस तो इनको ढूंढेगी, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन तो ये दिखा नहीं सकते। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आजाद दास्ता ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्या बनाया, आजाद दास्ता ऑर्गेनाइजेशन 1942 में। इसके फाउंडर कौन है, जयप्रकाश नारायण है। याद रखना यहाँ पर जो भी स्टूडेंट थे जो इनसे जुड़े हुए थे क्रांतिकारी, उनको ये गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिखाते थे। इसके डायरेक्टर थे हमारे नित्यानंद सिंह और फंक्शन जो था यहाँ पर यूथ को ट्रेन किया जाता था गुरिल्ला वॉर के लिए और हिट एंड रन वॉरफेयर जो है यहाँ पर ट्रेन किया जाता था। याद रखना ये ट्रेनिंग सेंटर बिहार में भी नहीं था, नेपाल के अंदर ऑपरेट होता था ताकि नेपाल के अंदर अंग्रेज ना जाएं और इनको पकड़ के ना ला सकें। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर करी गई थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पावर ऑफ प्रेस इन बिहार, यानी कि बिहार के अंदर प्रेस कैसे था, प्रेस के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उनको जरा हम देखते हैं। सबसे पहले देखो 1850 की बात करते हैं। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बिहार के अंदर आती है और इस्टेब्लिश कहाँ पर होती है, सासाराम के अंदर। 1872 के अंदर देखोगे तो बिहार बंधु नाम का एक न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट होता है। बिहार का फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर था जिसको केशवरम भट्ट के द्वारा क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। 1874 की जब बात कर रहे हो तो तुम्हें दिखेगा बिहार बंधु। ऊपर वाला बिहार बंधु कैसा था, ये तो हमारा वीकली था, लेकिन ये स्टार्ट हुआ रेगुलरली फ्रॉम पटना, मतलब एक वीकली आता था लेकिन बिहार बंधु एक रेगुलरली आने लगा था। फिर 1875 में देखोगे तो बिहार हेराल्ड है ना। बिहार हेराल्ड क्या है, बिहार का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसको गुरु प्रसाद सेन ने क्या किया है, स्टार्ट किया है और ये पीवाईक्यू है, पूछा गया है। 1890 में देखोगे तो सर्वहितांशी नाम का एक न्यूज़पेपर था जिसको स्टार्ट किया गया था और बिहार की फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर या मैगजीन ये हुआ करते थे जिसके एडिटर कौन थे, डॉक्टर पीएन सुब्रमण्यम है ना, डॉक्टर पीएन सुब्रमण्यम हुआ करते थे। फिर आते हैं 1894 जहां पर बिहार टाइम जो है वो स्टार्ट किया जाता है महेश नारायण के द्वारा। फर्स्ट टू डिमांड और सेपरेट बिहार, इन्होंने क्या किया था, इस न्यूज़पेपर के थ्रू बिहार को अलग करने की बात जो है वो करी थी, बिहार को अलग करने की डिमांड इन्होंने रखी थी। याद यहाँ पर ये रखना है, कंफ्यूज मत होना, बिहार बंधु एक वीकली था और जो आपका सर्वहितांशी था वो डेली वाला था। तो सर्वहितांशी डेली वाला था और बिहार बंधु जो था वो वीकली मैगजीन था जो कि हिंदी में स्टार्ट किया गया था। अब देखो बीपीएससी क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। सबसे पहला तो उन्होंने ये पूछा है बिहार हेराल्ड को किसने एडिटर कौन था बिहार हेराल्ड का, जो कि अर्ली न्यूज़पेपर था, तो वो थे आपके गुरु प्रसाद सेन। जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में, और दिवाली के दिन वो भाग गए थे। फिर पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से अरेस्ट किया गया था, सदात आश्रम से। फिर उनको बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। तारापुर मैसेकर जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना ये मुंगेर के अंदर हुआ था और 34 मार्टर जो हैं इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और फटाफट से जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको फटाफट से यहाँ पर रिवाइज करते हैं। देखो 1859 इंडिगो रिवोल्ट होता है चंपारण के अंदर। 1867 जो पंचकठिया सिस्टम होता है उसको तिनकठिया में ट्रांसफर किया जाता है। 1905 में बंगाल पार्टीशन को रोका जाता है। 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड होता है जिसमें खुदीराम बोस को, प्रफुल्ल चाकी को के द्वारा खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। फिर आता है 11 अगस्त 1908 जहां खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया जाता है। दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार होता है जहां पर बिहार को अलग करने की डिमांड रखी जाती है और इसे मान भी लिया जाता है। 1917 के अंदर गांधी जी पटना पहुंचते हैं। चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर होता है 15 तारीख को और यहाँ पर गांधी जी को 16 को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर आता है क्या, फिर आता है 22 मार्च 1912 जहाँ पर बिहार को अलग कर दिया जाता है। 1918 के अंदर तिनकठिया सिस्टम जो है उसको लीगली खत्म कर दिया जाता है। 1920 में नॉन कॉपरेशन स्टार्ट होता है। 1921 में बिहार विद्यापीठ का इनॉग्रेशन होता है। 5 और 12 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद एनसीएम यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर आता है मास्टर क्रोनोलॉजी पार्ट 2 जहां पर हम बात करते हैं 1923 की। स्वराज पार्टी की फाउंडेशन रखी जाती है इलाहाबाद के अंदर। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन आता है पटना के अंदर जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है ना। और फिर 17 मई 1934 को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसको बनाया जाता है। फिर 17 मई 1934 को बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन जो बिहार के अंदर होते हैं
वो 1937 में होते हैं और यहाँ पर एम यूनिस को क्या किया जाता है, सीएम बनाया जाता है। फिर यहाँ पर 1930 को दांडी मार्च होता है। 15 अप्रैल 1930 को सॉल्ट सत्याग्रह तोड़ा जाता है बिहार के अंदर, सॉल्ट सत्याग्रह होता है। फिर इसके बाद देखोगे तो 15 फरवरी को तारापुर मैसेकर होता है। 8 अगस्त को डू और डाई होता है गांधी जी के द्वारा, एंड दैट इज द थिंग जो कि हुए थे। बाकी यहाँ पर गांधी जी के बारे में जो भी डिटेल थी वो लिखी हुई हैं, एंड बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो दैट इज द थिंग जो कि हमने कवर करी। आई होप एंड आई बिलीव ईच एंड एवरीथिंग विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी अगर कोई डाउट होता है सो यू कैन कमेंट, एंड बाकी इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हो अगर यहाँ तक आप देख रहे हो आपको चीज़ें क्लियर रही हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड जय हिंद।